इस पे काम कर रहा था कि कैसे ग्राम सभाओं को ताकत दी जाए पूरे भारत में, कानून में बदलाव करके कि ग्राम सभा के पास ताकत हो, जनसभाएं होनी चाहिए। ग्राम सभा जनसभा होती है। अब पता नहीं कितने लोग ग्राम सभा को समझते हैं, लेकिन ग्राम सभा को पूरी एक संवैधानिक वैधता मिली हुई है। भारत के संविधान में 73वां संशोधन हुआ था, उसमें भी ग्राम सभा का उल्लेख है, प्रावधान है। और जो भारत के उसके बाद जो कानून जितने भी बने, पंचायती राज कानून या पंचायती राज कानूनों में जो बदलाव हुए, उसमें ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। तो सभी राज्यों में तो ग्राम सभा जनसभा होती है, गाँव के जितने वोटिंग एज लोग हैं उन सब की सभा। और ग्राम पंचायत वो होती है जिसे ग्राम सभा चुनती है। अब वही ग्राम सभा ग्राम पंचायत को भी चुनती है, वही विधानसभा चुनती है, वही लोकसभा चुनती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले एक अन्ना हजारे को सुना था, कोई 2007 में मध्य प्रदेश में एक जन सुनवाई में बुलाए गए थे कई लोग, केजरीवाल भी था उसमें और अन्ना हजारे भी था, मेधा पाटकर। तो उसने ये कहा था कि अन्ना हजारे ने कि ग्राम सभा जो है लोकसभा से भी ऊपर है, क्योंकि ग्राम सभा ही चुनती है लोकसभा को। लोकसभा के इलेक्शन में वोट देने वाले लोग हैं वो आम जन हैं, तो ग्राम सभा उन आम जन, एक अगर आप गांव के में रहने वाले हैं तो 18 साल आपकी उम्र है तो आप ग्राम सभा के सदस्य बन गए। तो यानी असल जो मुद्दा था उसका ये था कि डेमोक्रेसी इस देश में स्ट्रेंथन होनी चाहिए। जनता अगर सिस्टम ऐसे है तो उसको बिल्कुल ऐसे कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। तो ये काम था इसका, इस पे भी ये काम कर रहा था उस समय। तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। कौन? मैं नहीं, कौन कर रहा था? केजरीवाल। तो अन्ना हजारे का जब ये मैंने सुना था ना ये, तो मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ कि ग्राम सभा जो है वो लोकसभा से भी ऊपर है, क्योंकि लोकसभा को चुनती है, विधानसभा को चुनती है वगैरह। तो ये फिर मुझे, चूंकि मैं इंस्पायर हुआ, तो फिर मैंने इसके साथ 1 साल काम किया था 2008-9 में। तो उसके बाद मुझे थोड़ा इस देश में पता चला डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, लोकतंत्र कैसे पूरा भ्रष्ट बना दिया गया है और जनता की कोई सुनवाई नहीं है। अब ग्राम सभाओं के पास पावर हो तो सारी चीज़ें, समस्याओं के हल हो सकते हैं, ग्राम सभा डिसाइड करेगी सब कुछ। शहरों में भी उसने बोला कि जैसे गाँव में तो ग्राम सभा का प्रावधान है, तो शहरों में भी होना चाहिए। जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, तो उसने मोहल्ला सभा की बात की। अब मोहल्ला सभा की बात ये करता रहा इवन जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए उसके बाद भी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं और वो सब छोड़ देते हैं। तो गांधी का भी जो कॉन्सेप्ट है, हिंद स्वराज किताब लिखी थी महात्मा गांधी ने, उसमें भी उसने यही बातें की हैं हिंद स्वराज किताब में, कि विलेज रिपब्लिक की बात की है उसने। ग्राम स्वराज या ग्राम गणतंत्र कह लो, विलेज रिपब्लिक, यानी एक गांव अपने आप में एक रिपब्लिक है, तो सारे फैसले जो हैं जनता खुद करेगी। तो ग्राम सभा तो हो गई, जो जनता की सभा हो गई, जैसे इस समय ये जनता की सभा है, इसको आप एक ग्राम सभा कह लो। अगर हम एक मान लें कि हम एक ही गांव के सदस्य हैं। और पंचायत वो होगी जो हम इलेक्ट करते हैं। तो पंचायत में जो लोग बैठे हैं वो तो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं। तो सारे जो सरकारी स्कीमें आ रही हैं, फंडिंग आ रही है, वो उसमें वो भी, उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें पंचायत के मेंबर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और बंदर बांट भी होती है। तो वो तो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ग्राम सभा तो लोगों का एक सभा है और जिसमें सभी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी उसमें शामिल हैं। तो वो फैसले अगर करे, और पावर बहुत दी हुई है, जो संविधान का 73rd अमेंडमेंट है उसमें भी बड़ी पावर है ग्राम सभा के पास, और जो आपके पंचायती राज कानून है उसमें भी है। और जो आदिवासी एरिया है वो शेड्यूल्ड एरियाज माने जाते हैं। संविधान का एक शेड्यूल बनाया हुआ है, शेड्यूल 6 है शायद, उसमें शेड्यूल्ड एरिया जो आदिवासी एरिया है उसमें तो ग्राम सभा के पास और ज़्यादा पावर है। उसके लिए भी कानून बना है, पेसा, पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट कानून है ये। तो उसमें भी ग्राम सभाओं के पास बहुत पावर है। तो जितने हमारे आदिवासी एरिया हैं वहाँ पे ज़मीन को एक्सप्लॉइट करने के काम चल रहे हैं, माइनिंग के, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आके निवेश करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, और इनको भगाते हैं, जंगलों से भी भगाते हैं। और वहाँ पे जैसे अडानी का आपने देखा होगा, ये छत्तीसगढ़ में उसके वो जंगल हैं, हसदेव जंगल, वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट चल रही है कोल माइनिंग की। तो सारे वहाँ ग्राम सभा की इजाज़त के बिना इन्होंने वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं बहुत एरियाज़ में।
और जंगल उजाड़ रहे हैं। तो आदिवासी एरिया में भी ग्राम सभा के पास बहुत पावर है, लेकिन कोई आदिवासी एरिया में भी ग्राम सभा की पावर एक तरह से छीन ली गई। वो जो रेजोल्यूशन पास होते हैं उसको कोई सुनता नहीं है। तो अपना एक मुद्दा ये, जब मैंने केजरीवाल के टाइम जो सीखा इस देश में डेमोक्रेसी को कैसे ख़त्म किया गया, लोगों से उनकी ताकत छीन ली गई डिस्कस करने की, चर्चा करके अपने फैसले खुद करने की, अपनी ज़िंदगी को खुद मैनेज करने की। यही लोकतंत्र है कि जहां हम अपनी ज़िंदगी को खुद मैनेज करते हैं वो लोकतंत्र है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब जहां भी इसको ऑटोनॉमी भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, स्वायत्तता भी कहते हैं, स्वतंत्रता भी कहते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं। ये शब्द यूज़ करते हुए आपको यही शब्द आपको मिलेंगे। तो प्रकृति वैसी चलती है ऑटोनोमसली। अब जैसे प्रकृति में जितनी चीज़ें काम कर रही हैं वो ऑटोनोमसली चल रही हैं, उसको इंजीनियर तो नहीं किया जा रहा। खेती भी जो हम करते हैं, बीज डालते हैं, तो वो प्रकृति दे रही है ना, सरकार थोड़ा ना दे रही है। तो सरकार तो क्रेडिट लेती है कि हमने हमारे कार्यकाल में इतनी प्रोडक्शन हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पर करने वाली तो खेती है। तो अब सूरज उग रहा है और प्रकृति अपना काम कर रही है और जीवन उत्पन्न हो रहा है ज़मीन से, तो वो सब ऑटोनमस है। तो जो आइडिया है लोकतंत्र का वो ये है कि दुनिया में जैसे प्रकृति ऑटोनमसली काम करती है वैसे मानव समाज भी काम करेगा। इसलिए गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी जीवन को खुद चला सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। इसी को सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, इसी को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसी को सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, इसको एनार्की भी कहते हैं। कई लोग सुन के हैरान होंगे, एनार्की अंग्रेजी लफ्ज़ है ANARCHY, एनार्की। तो एनार्की का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। एरकॉस का मतलब होता है गवर्नमेंट, और एनॉर्कस का मतलब जहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत ना हो, बिना गवर्नमेंट के, विदाउट गवर्नमेंट। तो एनार्की का मतलब भी होता है कि गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्व संचालित होता है, ऑटोनमस होता है, अपने आप चलता है। तो जब तक ये फ्रीडम हमारे पास रहेगी तो कल्चर डेवलप होंगे, उसमें विविधता होगी और हम इस प्रकृति के साथ हार्मनी में रह सकते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल में रह सकते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर ये थोप दी जाती है गवर्नमेंट और हम परतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र से परतंत्र हो जाते हैं, ऑटोनॉमी से हेटेरोनॉमी की तरफ चले जाते हैं। ऑटोनॉमी शब्द है मतलब स्वायत्तता, स्वतंत्रता, और हेटेरोनॉमी मतलब परतंत्रता, यानी बाहर से हमारी पे चीज़ें ला दी जाती हैं। तो फिर ना तो कल्चर डेवलप हो सकते हैं। दुनिया में कल्चरल डाइवर्सिटी कितनी है, भारत में ही कितनी है आप देख लो, पूरी दुनिया में कितनी है। तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी थी जो आपको प्रकृति के साथ चलना सिखाया। अब जैसे पहाड़ी लोग हैं तो उनका यहाँ का रहन सहन, खाना पीना यहाँ के संसाधनों के, प्रकृति के मुताबिक होगा, वैसे ही उनके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। पहाड़ों पे चढ़ना वो ऐसे चढ़ते हैं जैसे कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा हो। हम थोड़ा सा चढ़ते हैं तो हमें सांस फूल जाती है। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी दुनिया में आई वो इसीलिए आई क्योंकि लोगों के पास आज़ादी थी। वो धीरे धीरे उस आज़ादी को ख़त्म किया गया उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से, और आज हम इस स्थिति में आ गए। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है वो लेटेस्ट एडिशन है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का, यानी कॉलोनियलिज्म का और इम्पीरियलिज्म का, कि जिसमें ये चाहते हैं कि सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाएं, पूरा मानव समाज भी और प्रकृति के सारे संसाधन भी, सबका एक सेंट्रल पॉइंट बना दें, हर एक चीज़ कंट्रोल हो, हर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे भी कंट्रोल हो जाए। यानी इंडिविजुअल लेवल पे आप देख लो, आपके हाथ में, सबके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिए गए कि आप पूरी तरह से इंडिविजुअलिस्टिक हो जाओ, व्यक्तिवादी हो जाओ, और आपको कम्युनिटी, अपने परिवार से, कम्युनिटी से, समाज से कोई लेना देना ना रहे, और आपके अपने बस अपनी जो सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, अपने जो आपके इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करो, और अपने हकों की, सिर्फ अपने हक की बात करो, दूसरे की नहीं, इंडिविजुअल राइट्स की। इसलिए ह्यूमन राइट्स भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, जहाँ भी इंडिविजुअल राइट्स की बात, सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स की बात होगी, वो बहुत एक समस्या वाली बात हो जाती है, क्योंकि इंडिविजुअल राइट तो होते ही नहीं, क्योंकि हम बेसिकली, हम तो उत्पन्न हुए अपने माँ बाप से। मैं होता ही नहीं अगर मेरे माँ बाप ना हो, और मेरे माँ बाप के लिए भी 4 माँ बाप और चाहिए भाई, उनके, उसके भी 2, उसके भी 2, तो फिर हमारा तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो हमारी होती ही नहीं कुछ। जो है वो सोशल है।
इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस तो हमारी है ही नहीं, हम पैदा ही नहीं हो सकते, ना तो फिजिकल और ना हमारी जो मानसिक और आध्यात्मिक और वो भी हमारी जो है कंसेप्शन जो होती है वो सोशल कंसेप्शन है। तो इसलिए इंसान को कहा जाता है सोशल एनिमल। तो कलेक्टिव राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, सबका एक मेल जोल चाहिए हमें, और वो कल्चर्स में होता है, और वो आपको मिलने वाला नहीं है, ना तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, ना संविधान से। अब संविधानों में आपके अधिकार दे दिए गए मौलिक अधिकार, पर वो उनकी आजकल कोई कदर करने वाला है? अब 5 साल में आपने देख लिया कि 1 सेकंड में उन्होंने दुनिया की पूरी इकॉनमी बंद कर दी, पूरी दुनिया बंद कर दी, जो मानव इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा, जो उन्होंने करके दिखा दिया। और इंडिविजुअल राइट्स आपके ख़त्म सारे। अब संविधान को इन्फोर्स करने वाला कौन है? आप कहोगे न्यायपालिका है, हायर जुडिशरी है आपकी, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, पर वो तो सब मिले हुए हैं इनके साथ, वो सारे जज आपके मिले हुए हैं। वो अब आप जा रहे हो कोर्ट्स में, कोई आपकी सुनवाई है नहीं। जब इन्होंने लॉकडाउन लगाए 2020 मार्च 2020 में, तो इन्होंने 2 कानून लगाए, एक तो था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एक था ये एपिडेमिक एक्ट जो अंग्रेज़ों के टाइम का बना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट तो इन्होंने कानून बनाया था 2005 में, यानी 2005 में ऐसे ये समय जो था 2000 से लेकर 2020 तक का, इसमें कई कानून भी बनाए गए, कई पॉलिसियाँ बनाई गई, बहुत सारी सरकार पे एक तरह से पूरा कब्जा किया गया। और पूरी जो भारत का भारतीय गणतंत्र है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, केवल सरकार नहीं, मैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूँ, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट तो 5 साल में बदलती रहती है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया तो वो है जो बनी, जो तथाकथित हमारे रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो बनी 1950 में अंग्रेज़ों के जाने के बाद, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस पर पूरा एक तरह से कब्जा हुआ, सभी मिनिस्ट्रीज़ पे, सभी डिपार्टमेंट्स पे, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। और क्या क्या हुआ वो मैं अभी थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। तो जैसे 2005 में कानून बनाया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो वो इन्होंने अप्लाई किया। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्यों बनी? फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई। पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया कि डिज़ास्टर आएंगे जी, डिज़ास्टर आएंगे। अब डिज़ास्टर कौन से आ रहे हैं? सारे मैन मेड आ रहे हैं, यानी सारी चीज़ें, बीमारी लाई गई तो वो बीमारी आई तो आई नहीं, लाई गई, वो आपके ऊपर थोपी गई, तो वो भी मैन मेड थी। अब आप प्रकृति पे जो कंट्रोल आप देख रहे हो कि कैसे कृत्रिम बारिश हो रही है, जियो इंजीनियरिंग हो रही है, और ये वेदर मॉडिफिकेशन के काम चल रहे हैं, केमट्रेलिंग वगैरह के, तो ये भी लाई जा रही है। तो नहीं, प्राकृतिक आपदाएं भी अब प्राकृतिक नहीं रही, वो भी कृत्रिम बन गई। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट उन्होंने पहले ही बना ली 2005 में, और उसका इस्तेमाल किया जब 2020 में तथाकथित झूठी महामारी दुनिया में थोपी गई, तो इस कानून का इस्तेमाल किया गया। और एक एपिडेमिक एक्ट जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी है वो भी इस्तेमाल की गई। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार किया गया, इस तरह की कानून पास किए गए, और वो आज तक किए जा रहे हैं। और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके एक पूरा ग्राउंड तैयार किया गया, ज़मीन तैयार की गई ये सारे फ्रॉड्स करने के लिए, फॉल्स फ्लैग इवेंट्स करने के लिए, जैसे कोरोना का किया और अब क्लाइमेट चेंज के नाम पे किया जा रहा है। तो ये तैयारियां भारत में चल रही हैं इतने सालों से, और जिसको हम ये कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके संवैधानिक अधिकार कुछ भी दिए हों, उनकी एनफोर्समेंट ही नहीं करने, उसको एनफोर्समेंट करेगा कौन? आप कहो न्यायपालिका, पर न्यायपालिका तो सुनी नहीं थी। न्यायपालिका में गेट कीपर बैठे हैं, जो एडवोकेट्स हैं ये भी बदमाश होते हैं, क्योंकि एक जुडिशरी में होते हैं बेंच और बार होता है। बेंच मतलब न्यायाधीश, जो उसको बेंच कहते हैं, और बार कहते हैं वकीलों को, जो एडवोकेट्स होते हैं उनको कहते हैं बार। तो बेंच और बार दोनों गेट कीपर हैं जो न्याय नहीं देने के लिए बैठे हैं। तो न्याय आपको नहीं मिलता क्योंकि ये 2 गेट कीपर बैठे हैं जो आपको न्याय नहीं देंगे। तो जो न्यायपालिका में आपके मौलिक अधिकार हैं उनको एनफोर्स करने का काम हो ही नहीं सकता जब आपके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं और आप याचिकाएं लेके जाते हो, या तो वो याचिका सुनी नहीं जाती, उसको पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं किसी न किसी ग्राउंड पे, और आप न्यायपालिका तक पहुंच भी आपकी अपनी नहीं है, वो भी आपकी वकीलों के थ्रू है। और वकील जो है वो सब बार काउंसिल के मेंबर होते हैं। ये जो बार काउंसिल है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना रखी है। अब इन बार काउंसिल की भी अगर हम आगे
इनकी कनेक्शन को देखना चाहें तो पता चलेगा, ये भी जाके कुछ आपको मिलेंगे अंग्रेज़ों के की जो संस्थाएं बनी हुई हैं उनके साथ, इनकी सीक्रेट, उनके साथ भी इनके कनेक्शन आपको मिलेंगे। तो आपने देखा कि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे एक झूठी महामारी के नाम पे जिसका कोई एविडेंस नहीं था, इवन आज तक नहीं है उसका कोई एविडेंस, तो सभी देशों में न्यायपालिकाओं ने भी काम करना बंद कर दिया। इवन जो हमारे पश्चिम के देश हैं, यूरोप है, यूके है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में भी न्यायपालिकाओं ने न्याय नहीं दिया इन 5 सालों में। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे पिटिशन गई, कुछ लोगों को सुनी गई, कुछ लोगों को कॉम्पेंसेशंस वगैरह भी दी जा रही हैं। लेकिन भारत में आपने देखा कि टोटली हमारे सारे न्याय के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। और जो हमारे यहाँ तो जो अच्छा, जब ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगी तो लोअर जुडिशरी जो थी, हाई कोर्ट के नीचे जो आपकी अदालतें हैं, उनमें आप जा ही नहीं सकते थे। तो पुलिस ने क्या किया था, आपने देखा होगा लॉकडाउन्स में लोगों के चालान किए जा रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना तो जी पुलिस चालान कर रही है। अब आप अदालत में जा ही नहीं सकते थे उस समय, लोअर जुडिशरी में आप जा ही नहीं सकते थे। जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें, क्योंकि ये कानून जो बनाया ना, इसमें इन्होंने लिखा हुआ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कि जब ये लागू होगा तो आप सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये सारा जो फ्रॉड किया गया, लॉकडाउन्स लगा के जो चीज़ें आपके ऊपर इन्फोर्स की गई और आपके चालान हुए, सब कुछ हुआ, लोगों को जेलों, मैं खुद जेल गया हूँ। मुझे मई 2021 में मुझे गिरफ्तार किया था, मास्क नहीं पहन रहा था। तो मेरा जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसके जो मेंटेनेंस के मैनेजर ने मेरी कंप्लेंट कर दी, तो पुलिस पकड़ के ले गई। और बल्कि मैंने खुद, क्योंकि वो हैरेस करने लगे, तंग करने लगे, तो मैंने कहा चलो आप लेके जाओ, मैं मजिस्ट्रेट के सामने अपनी पोजीशन दूंगा। मुझे कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया और झूठी कंप्लेंट उसमें बना दी कि ये लड़ाई कर रहा था, और कर लिया, जबकि मास्क ना पहनना कोई जुर्म नहीं था। लेकिन इसलिए मुझे गिरफ्तार किया, और ये इल्ज़ाम लगाया भी नहीं गया कंप्लेंट में, कुछ और लगाया गया कि ये लड़ाई कर रहा था। लड़ाई कोई नहीं कर रहा था। और मुझे जहाँ से गिरफ्तार किया गया वो मेरे घर से कोई दूर थी, इन्होंने कंप्लेंट में लिखा कि मेरे घर से गिरफ्तार हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, आप लोअर जुडिशरी में जो हाई कोर्ट के नीचे की अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें, वहाँ आप जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो दरवाजे आपके बंद कर दिए थे। और हाई कोर्ट्स आपकी बात ही नहीं सुन रहे थे। अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था, वो इस पूरे एजेंडा को थोपने का काम कर रहे हैं आज तक। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का अगर आप रोल सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। हमारे कई जागरूक लोग भी मानते हैं कि हाई कोर्ट्स ने कुछ अच्छा रोल किया, कुछ अच्छे फैसले आए। कोई फैसला अच्छा नहीं आया। सारे फैसले जो आपको बताए गए अच्छे थे, वो अच्छे नहीं थे, वो आपके ऊपर उसी एजेंडा को थोपने वाले थे। इसीलिए भारत में 220 करोड़ इंजेक्शन ठोके गए लोगों को। यानी भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से समझो 2022 के अंत तक वो 220 करोड़ टोटल डोज बन चुकी थी। 220 करोड़ इंजेक्शन ठोके गए। भारत की आबादी जो बता दी जाती है 100 करोड़ से ज़्यादा, यानी अभी तो बता रहे हैं, पता नहीं वो आबादी के आंकड़े भी झूठे मुझे लगते हैं। आबादी के आंकड़े भी झूठे हैं। कई लोग सोच रहे हैं हमारे यहाँ वाकई 140 करोड़ की आबादी है, वो नहीं है, बहुत कम है। तो ये आबादी के आंकड़े पूरी दुनिया के झूठे हैं, सारे, पूरी दुनिया के। तो ये जो बता रहे हैं ना कि 8 करोड़ कोई 800 करोड़ की आबादी पहुंच गई, ये सारे झूठे आंकड़े आपको। खैर, तो ये 220 करोड़ कहते हैं हमने इंजेक्शन ठोक दिए, और एक साल में 35,000 करोड़ का इन्होंने बजट दिया था 2021-22 में इसका वैक्सीनों का। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 220 करोड़ कैसे पहुँच गए, क्योंकि सबको ये ज़बरदस्ती लगाए गए, ब्लैकमेल करके लगाए गए, पूरा फ्रॉड हुआ। पुलिस की मदद भी ली गई, कई जगहों पे पुलिस की मदद ली गई, कहीं पैरामिलिट्री की मदद ली गई, और इसके वीडियो प्रूफ आपको मिल जाएंगे कि पुलिस की मदद। जम्मू में मुझे याद है कि 2021 में इन्होंने जम्मू में कई डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, और वहाँ की विलेज डिफेंस कमेटीज़ होती हैं जम्मू में, उनका भी इस्तेमाल करके लोगों के घरों में घुस के, खेतों में घुस के, उनको पकड़ पकड़ के ज़मीन पे चित करके 4, 5, 6 आदमी उनको इंजेक्शन ठोक रहे थे। लेकिन भारत में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ। ये सारी क्रिमिनल ऑपरेशंस हैं। और ये किसने, अब जम्मू क्या है, ये केंद्र शासित राज्य है, तो ये ऑर्डर किसने दिया होगा बताओ? किसने? केंद्र शासित राज्य में किसका, पुलिस को ऑर्डर कौन देता है बताओ? किसने, कौन है होम मिनिस्ट्री का, कौन है? अमित शाह। अमित शाह ने ऑर्डर दिए और ये लगाए गए।
तो आप सोचो कि अमित शाह से ऑर्डर जा रहे हैं दिल्ली से, और केंद्र शासित राज्यों में पुलिस का इस्तेमाल किया गया, विलेज डिफेंस कमेटियों का, पुलिस की गाड़ियों का, और लोगों के घरों खेतों में हाँ थोड़ा सा घुस के उनको इंजेक्शन ठोके गए। तो लेकिन इसका इंसाफ कहाँ है? क्रिमिनल केस कहाँ है? कोई एफआईआर दर्ज हुई? हजारों एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्रिमिनल केस दर्ज होने चाहिए थे पूरे भारत में। झारखंड से मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पैरामिलिट्री का जवान एक बुढ़े आदमी को ज़मीन पे चित करके उसको इंजेक्शन लगा रहा है। सीकर में, जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सीकर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, वहाँ पे एक कोई महिला अधिकारी थी जो शायद जिला अधिकारी होगी, वो पुलिस के साथ बाज़ारों में घूम रही है, आधे घंटे का वीडियो था वो, और वो लोगों को पकड़ पकड़ के कह रही है कि कौन अनवैक्सीनेटेड है पकड़ो और उसको उसी समय ठोको इंजेक्शन। पुलिस की मदद लेके गुंडागर्दी वो कर रही थी। ये मैंने वीडियो देखा था सीकर का, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। हाँ, मैंने ये वीडियो देखा। आजकल लोग ये सारे वीडियो भी गायब हो गए। तो खैर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भारत में इतने बड़े बड़े क्राइम्स हुए, उसका न्याय किसको मिला? कोई न्याय मिला हो तो बताओ। तो इसलिए जो आपको बताया गया कि कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जिससे कोई बड़ा हमें फ़ायदा हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कुछ हमारे जागरूक लोग हैं जिन्होंने ये उन्होंने ये प्रचार भी किया कि जो मई 2022 में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, 2 मई 2022 में, उसमें वैक्सीन मैंडेट्स को ख़त्म किया गया, वो भी झूठ था। कोई वैक्सीन मैंडेट ख़त्म नहीं हुए। जो आप अप्रैल 2022 का भी एक ऑर्डर है 2 जजेस का, जिसमें चंद्रचूड़ भी है जो बाद में भारत का चीफ जस्टिस बना। उस ऑर्डर में इन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का केस है, जिसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने ऑर्डर देके अहमदाबाद के अंदर इन्होंने अनवैक्सीनेटेड लोगों को बैन कर दिया कि जिन लोगों ने टीके नहीं लगाए हुए वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं आ सकते, गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं जा सकते, किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसके खिलाफ किसी ने याचिका लगाई गुजरात हाई कोर्ट में। तो गुजरात हाई कोर्ट ने सही ठहराया अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कि पूरा म्यूनिसिपल कमिश्नर को पूरा हक है कि वो अनवैक्सीनेटेड लोगों को जाने ना दे पब्लिक प्लेसेस में। उसको हक है क्योंकि उसको तो जान बचानी है, इतने लोगों की वैक्सीन से जान बचेगी वगैरह वगैरह। तो इसके खिलाफ फिर उसने अपील दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसका फैसला आया कोई 4 अप्रैल 2022 में, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया और उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर को पूरा हक है कि अगर बीमारी घोषित कर दी गई है तो किसी के ऊपर भी ये पाबंदी लगाना, जिसने टीके नहीं लगाए वो पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकते। यानी अपने घर से आप बाहर कदम नहीं रख सकते, रोड पे अगर आप आ गए पुलिस वाला आपको पकड़ के सीधा बंद कर सकता है, और आपके ऊपर फिर उसके बाद क्या होगा, बंद करने के बाद वो आपको कुछ भी कर सकते हैं, टीके लगा सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। ये इस देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 4 अप्रैल 2022 का ऑर्डर है। तो अब आपको यहाँ पब्लिक हेल्थ कानून की जरूरत नहीं है, जो हम पहले बातें कर रहे थे ना कि पब्लिक हेल्थ के और सख्त कानून आएंगे या वो पेंडेमिक ट्रीटी WHO की साइन होगी तो ये चीज़ें लागू होंगी। अरे भैया, आपका सुप्रीम कोर्ट ने आप पे ऊपर ये चीज़ें लागू कर दी, तो आपका किसी भी शहर में आप रहते हो वहाँ पे ये चीज़ें की जा सकती हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, और उनका जो वो ऑर्डर है वो ये कह रहा है कि आपके सारे मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि वैक्सीनों से लोग मर रहे हैं आज और करोड़ों लोगों की जानें भारत में जा चुकी हैं, तो आप ये समझ लो कि आपका जीने का अधिकार भी छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन आपको ठोके जाएंगे, जिसका सर्टिफिकेट आपको ये दिखाना पड़ेगा पब्लिक प्लेस में आने के लिए, वो इंजेक्शन तो आपको मार देंगे, वो तो आपको मार देंगे, आपके बच्चों को मार देंगे। तो इसका मतलब जीने का अधिकार भी छीन लिया। तो जो आर्टिकल 19 है भारत के संविधान में, जो मौलिक अधिकार जिनको कहते हैं, आर्टिकल 19 से कोई 21 तक जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें जीने का अधिकार मेन है, तो वो भी आपसे छीन लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो भारत में चैलेंज क्या हुआ फिर? तो भारत में जो चैलेंज करने की जरूरत थी कोरोना फ्रॉड के बाद, कि वो पहले बीमारी कोई चैलेंज करना चाहिए था कि बीमारी झूठी है, उसका कोई सबूत सरकार के पास नहीं है, कोई वायरस का सबूत आज तक नहीं है, पर वो कहीं भी चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए कोई मुकदमा नहीं हुआ भारत में। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि भारत में बड़े बड़े मुकदमे हुए, बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, ये बिल्कुल झूठ है। भारत के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी अदालत के अंदर कोई मुकदमा नहीं हुआ कोरोना फ्रॉड के खिलाफ या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा के खिलाफ।
हाई कोर्ट्स ने अपने ऊपर ही कोरोना प्रोटोकॉल को थोपा, हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने। हाई कोर्ट्स के अंदर जब लॉकडाउन लगे मार्च 2020 में, तो एंट्री बैन हो गई और जो जजेस थे उन्होंने फिजिकल सुनवाइयाँ भी बंद कर दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाइयाँ चालू हो गई और मुंह पे मास्क पहन के बैठ गए और कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर ही कोई नहीं आ सकता क्योंकि वायरस फैला हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाइयाँ हो रही हैं। तो ये इस देश की अदालतें हैं। सो आपकी पार्लियामेंट बंद हो गई। तो इंडिया एक बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई गणतंत्र नहीं है। और जब ये झूठी बीमारियाँ होती हैं तो आप लोग पलंग के नीचे घुस जाते हैं। और यही भारत की जो संस्थाओं पे बैठे हुए, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने किया। यानी आपकी संसद में भी ये हुआ, विधानसभाओं में भी ये हुआ और आपकी अदालतों ने भी ये किया, हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने। और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने अपने ऊपर कोरोना प्रोटोकॉल थोप लिया। अब अगर कोई पिटिशन लेके जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल के खिलाफ कि ये झूठ है और फ्रॉड है, तो वो सुनेंगे कैसे? वो तो अपने ऊपर ही मास्क पहन के बैठे हैं, वो तो पहले घुसने ही नहीं दे रहे। हाई कोर्ट्स जो है उसमें वकील जो अगर अदालतों में जाना चाहते हैं तो उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ये उन्होंने लागू किया है। हाई कोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दे रहे थे, आदेश दे रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को कंप्लीट कीजिए। ये ऑर्डर दिए जा रहे थे। ये क्या आपका जो ये है ना, आंध्रा की जो के साथ जो नई स्टेट बनी है वो कौन सी है? तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उसने चीफ जस्टिस ने ये बोला कि कोई एंटर नहीं कर सकता जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई वकील या कोई भी हो। तो आपकी जो हाई कोर्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट था, वो ये सारे ऑर्डर पास कर रहे थे। और जो 2 मई 2022 का एक ऑर्डर जिसका बहुत प्रचार किया गया कुछ हमारे तथाकथित अवेकेंड लोगों द्वारा, वो भी झूठ था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसमें हम कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते और बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एनफोर्स करने का काम कर रहे हैं, आपके ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। इससे क्या साबित हुआ? अब आपके पास न्याय की कौन सी वो बची जहां से आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं इस पूरे देश में। तो कहाँ से? विधानसभाएं आपकी बात नहीं सुनती, संसद में आपकी बात नहीं सुनी जा रही और न्यायपालिका आपकी बात नहीं सुन रही और सब बिके हुए हैं। तो फिर देने वाला कौन है? एक गणतंत्र जो होता है उसकी 3 भाग होते हैं। एक कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। यानी एक हो गया एग्जीक्यूटिव और एक हो गया आपका जुडिशरी, एक हो गया एग्जीक्यूटिव और एक हो गई आपकी लेजिस्लेचर, यानी आपका विधायिका हो गई और कार्यपालिका हो गई और न्यायपालिका हो गई। तो प्रेस को इनफॉर्मली कहा जाता है, जो जनता की, लेकिन प्रेस भी बिकी हुई है। यानी प्रेस, आपने सही कहा कि उसको फोर्थ पिलर कहा जाता है, यानी 3 पिलर तो ये हो गए और उसको माना जाता है कि ये फोर्थ पिलर है। लेकिन प्रेस तो आप देख रहे हो कि सब प्राइवेट बिजनेस है, वो सब बिके। मैंने खुद प्रेस में काम किया है, मैंने इंडिया टुडे ग्रुप में काम किया जिसका मालिक अरुण पुरी है। अरुण पुरी जो है उसकी जो इंडिया टुडे ग्रुप है, आज तक उसमें आता है, इंडिया टुडे आता है, बिजनेस टुडे आता है, ये पूरा प्रोपेगेंडा आज तक कर रहे हैं। कोरोना फ्रॉड का इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के पूरे एजेंडा का प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं। इसका जो इसकी बहन है अरुण पुरी की, उसका जो हस्बैंड है नरेश त्रेहन उसका नाम है, डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, बड़ा माना हुआ, एस्कॉट्स में पहले था। उसने मेडिसिटी बनाई है हरियाणा में, बड़ा करप्शन करके ज़मीन लोगों की हथिया के वो वैक्सीन लगा रहा था, ठोक रहा था। और जितने इनके चैनल्स हैं, लल्लन टॉप हुआ, आज तक हुआ, इनमें सब में आपको वैक्सीन का प्रोपेगेंडा मिलेगा। ट्रस्टेड न्यूज़ इनिशिएटिव बनाया गया, ट्रस्टेड न्यूज़ इनिशिएटिव, नाम सुन लो। ये बीबीसी ने बनाया 2019 में और इसमें पता है कौन कौन से भारत के मीडिया हाउसेस घुसे हुए हैं जिन्हें आप बड़ा अच्छा मानते हो? हिंदू ग्रुप इसका मेंबर है, इंडियन एक्सप्रेस इसका मेंबर है, एनडीटीवी इसका मेंबर है। एनडीटीवी का जो जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, उसको बड़ा लोग मानते हैं जी, बड़ा ग्रेट जर्नलिस्ट है। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था एनडीटीवी में जो पूरा कोरोना फ्रॉड और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा का झूठ और फ्रॉड आपके ऊपर थोपने का काम कर रही थी। आज तक रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट ने आपको सच्चाई नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई। जो ये यूट्यूबर बने हुए हैं, आज यूट्यूब पे पहुंच गए और बड़े बड़े इनके मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने आज तक नहीं बताया। ये पता नहीं इनकी सैलरीज आप जानोगे, ये कॉर्पोरेट मीडिया में ये लाखों की महीने की सैलरी लेते हैं, लाखों की। जो मेन एंकर होते हैं उनकी एक एक महीने की सैलरी 5-5, 6-6 लाख रुपए होती है।
यानी इनके पैकेजेस होते हैं कोई 30-35-40 लाख के, साल के 45-50 लाख के पैकेज होते हैं इनके। तो इतनी इन्होंने आज तक सच्चाई नहीं बताई। तो भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं जिसमें हिंदू ग्रुप भी आ जाता है, जो कम्युनिस्ट टाइप का ग्रुप है, जो लेफ्टिस्ट माने जाते हैं, भारत में जो आईएएस की तैयारी करते हैं बच्चे, वो इनकी किताबें, इनकी मैगजीन्स पढ़ते हैं, फ्रंट लाइन और हिंदू और इस तरह की। तो इनको ये माना जाता है कि ये जनता के हक में बात करते हैं क्योंकि ये लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो हैं वो सारे के सारे, केरल में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट गवर्नमेंट है आपकी 10 साल से है, 10 साल से। 2016 में से हैं ये, इनकी सरकार दोबारा इलेक्ट हुई है। तो ये सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का और कोरोना फ्रॉड का एजेंडा सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाले आपके कम्युनिस्ट हैं जो केरल के हैं। सबसे पहले केरल में होता है। भारत में भी जो कोरोना फ्रॉड चालू हुआ 2020 में, तो 30 जनवरी 2020 को सबसे पहला तथाकथित केस, जो सारे झूठे केस हैं, जो मिला था कोरोना का, वो केरल में मिला था। तो ये भारत के कम्युनिस्ट हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हिंदू ग्रुप हो गया, ये ट्रस्टेड न्यूज़ इनिशिएटिव में शामिल था। इंडियन एक्सप्रेस, जो पहले शेखर गुप्ता होता था उसका एडिटर, और अब कोई और है, एक राजकमल झा नाम से, तो वो ये गोयनका ग्रुप है, बनिया एक है गोयनका, उसका है ये न्यूज़पेपर, वो इसमें शामिल है ट्रस्टेड न्यूज़ इनिशिएटिव में। और एक ये है एनडीटीवी, तो आप जानते ही हो, एनडीटीवी में ये लोग हैं सारे, प्रणव रॉय और इसकी वाइफ है राधिका रॉय। राधिका रॉय की डायरेक्ट कनेक्शन कम्युनिस्टों के साथ है। राधिका रॉय की जो बहन है वो इसकी, हाँ, राधिका रॉय की जो बहन है ना, वो बृंदा रॉय, वो कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर है, और उसका हस्बैंड प्रकाश कारट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का हेड रह चुका है, ये आप जानते हैं, पोलित ब्यूरो का हेड जो होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारत में जो मीडिया हाउसेज हैं सारे बिके हुए हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं। आप देखा आपने जनवरी 2025 में इन्होंने फिर से एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया था कि चाइना में नया वायरस आ गया। तो ये पकड़े गए क्योंकि जो भारत, वहाँ पे हमारे वीलॉगर्स बैठे हैं, वीडियो लॉगर्स, उन्होंने बहुत सारे वीडियो बना के डाले, उन्होंने बताया कि सब झूठ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मीडिया हाउस में मैंने काम किया हुआ है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो प्रोपेगेंडा है, मास प्रोपेगेंडा, लोगों को कंट्रोल करने का। हम जब मीडिया में एंटर करते हैं तो हमें आज़ादी नहीं होती हम अपनी मर्जी से कोई आर्टिकल लिख सकें, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के आप कुछ नहीं लिख सकते। सबसे आपके ऊपर एडिटर होता है, एडिटर के ऊपर मालिक होता है, तो मालिकों की परमिशन से सब कुछ होता है, एडिटर कुछ नहीं कर सकता। और उसके नीचे जो हम जैसे जर्नलिस्ट काम करते हैं, पत्रकार, रिपोर्टर वगैरह छोटे मोटे, वो तो कर ही नहीं सकते। तो जो मास मीडिया है वो पूरी तरह से एक कॉरपोरेट सेक्टर है, जिसमें थोड़ा सा तो आपने फोर्थ पिलर की बात की। तो मीडिया हाउसेस में ये ट्रस्टेड न्यूज़ इनिशिएटिव बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया, बीबीसी वालों ने। बीबीसी दुनिया का सबसे खतरनाक साम्राज्यवादी मीडिया संगठन है, जो भारत में काम कर रहा था जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज था। तो यहाँ डायरेक्टली उनके ऑफिस थे, अब भी उनके हैं, अब भी वो यहाँ पे इन्होंने ऑफिस खोल रखा है दिल्ली में, लेकिन ये हायरिंग करते हैं भारत में। हिंदी का जो बीबीसी हिंदी सर्विस है, बीबीसी उर्दू सर्विस है, बीबीसी पंजाबी सर्विस है, उसमें यहाँ से लोग हायर करते हैं और इनका प्रोपेगेंडा चलता है। और आप देखते हैं लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग समझते हैं ये हमदर्द हैं हमारे, वो हमदर्द नहीं है, हमदर्द नहीं है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इंपीरियल प्रोपेगेंडा। ये जो साम्राज्यवाद चल रहा है अंग्रेज़ों का, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो। तो कोई आपको मीडिया हाउस ऐसा नहीं मिलने वाला जो जनता का हमदर्द होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जब सारे इस देश में कैप्चर हो गए, अच्छा पॉलिटिकल पार्टी की भी बात कर लें लगे हाथ, जो राजनीतिक दल हैं, आप कोई भी ले लो, अलग अलग आपके पार्टियों की सत्ता है सभी राज्यों में, सभी ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। तो 5 साल में आपने देख लिया अपनी आंखों से, और इस बात को एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया कि कोई भी सरकार हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, सभी एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कोई इसके खिलाफ नहीं जा रहा था, और सभी लेवल पे हो रहा था। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई, इवन लोकल लेवल पे। अब आप सोचोगे कि जो हमारे लोकल नेता हैं वो क्यों, क्या वो भी बदमाश हैं? वो क्यों एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे थे? जो पंचायत लेवल के नेता होते हैं या किसी जगह पे जो बिल्कुल लोकल लेवल के नेता होते हैं, वो कैसे कंट्रोल हो गए? क्योंकि ये हायरार्किकल सिस्टम है, ये ऐसे करते हैं ना, वो बनाते हैं पिरामिड सा। ये हायरार्किकल सिस्टम है जिसमें ऊपर से नीचे ऑर्डर फ्लो करते हैं, नीचे से ऊपर नहीं करते। लोकतंत्र होता है जिसमें सब चीज़ें बॉटम अप होती हैं, नीचे से ऊपर
जनता जो आदेश करेगी वो होगा, जनता की जो मर्जी होगी वो होगा। लेकिन उस सिस्टम को इन्वर्ट कर दिया गया, तो अब ऊपर से ऑर्डर फ्लो करके नीचे जाते हैं और जनता की कोई सुनवाई नहीं है। सब कुछ जो गिने चुने जो लोग हैं वो ऊपर से ऑर्डर करते हैं। तो ये इतना हायरार्किकल सिस्टम है जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है या इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसके अंदर जो आपके लोकल नेता थे वो भी सच्ची बात बताने का काम नहीं कर रहे थे, लोगों को अवेयर करने का काम नहीं कर रहे थे, वो भी कंट्रोल हो गए। उनमें भी हिम्मत नहीं थी, उनमें मॉरल करेज नहीं थी, जो नैतिक साहस होता है वो नहीं था सच्ची बात बोलने का और झूठ का खंडन करने का, तो वो भी कंट्रोल हो गए। तो इसका मतलब है सिस्टम पूरा इन्वर्ट हो गया। नीचे की कोई आपके पास, जिसके पास भी थोड़ी बहुत भी जिसका रसूख है, इन्फ्लुएंस है, वो इस एजेंडा के साथ था और जनता के साथ नहीं था। यानी अगर वो चुप भी था तो भी वो जनता के साथ ही था, चाहे उसको मन में पता है, वो जानता है कि ये सब फ्रॉड हो रहा है, वो उसको अपोज करने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, उसके पास इतनी करेज नहीं थी कि वो इसके सिस्टम के खिलाफ जा सकता। तो किसी ने आपको सच्ची बात नहीं बताई, सब ने आपको खदेड़ा कि ठीक है बीमारी आ गई, टीके लगवाओ, और मारने का काम किया। लोग मरे और आज तक मर रहे हैं। 2025 में आज भी मौतें हो रही हैं और भारत में करोड़ों मौतें हुई हैं। ये मौतों के आंकड़ों को भी छुपाया गया है, ये एक्चुअल में करोड़ों पहुंच गई हैं। अगर आप 2021 का भारत की मॉर्टेलिटी का डेटा देखें, डेथ रेट्स का, तो वो कोई 9.48 तक पहुंच चुका है। इसके मैंने डेटा काफ़ी शेयर किए हैं। जो 2019 का अगर हम लगाएं, 2020 में तथाकथित बीमारी आई, 2019 में ये कोई 6 पॉइंट समथिंग था, 6.75 ऐसे कुछ था, और 9.45 या 6 ऐसे हो गया था 2021 में, जब 16 जनवरी 2021 को टीके लगने स्टार्ट हुए। तो 16 जनवरी 2021 से टीके लगने स्टार्ट हुए भारत में कोरोना के, और उसके बाद आपका जो ग्राफ था मोर्टेलिटी का, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, मृत्यु दर जो मौतें हुई, उसके आंकड़े ऐसे गए हैं। और ये अभी तक 9 पे पहुंचे हुए हैं। ये 2023 तक के मैंने देखे हैं, 9 के ऊपर ही है। तो अभी जो लेटेस्ट आएंगे हम देखेंगे 2024-25 के क्या हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भारत में करोड़ों मौतें हुई हैं, उसको रोका नहीं गया। और जो आपसे कहा गया कि कोर्ट्स जो हैं वो अच्छे फैसले आ रहे हैं, उससे हम बच जाएंगे, वो सारी बातें झूठी साबित हुई हैं। और जो जागरूक लोगों ने भी प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार किया है कि भाई ये जो है सर थोड़ा बाद में कर लेते हैं, या आप कोई पॉइंट रखना चाहते हो रख दीजिए। क्वेश्चन जो है अपना लिख लो। हाँ, बाद में जब क्वेश्चन आंसर तो हमारे अवेगन लोगों ने भी जो ये कहा कि कोर्ट से बड़े अच्छे फैसले आ रहे हैं, वैक्सीन मैंडेट खत्म हो गए वगैरह वगैरह, इसमें कोई सच्चाई आपको नज़र नहीं आने वाली। जो जिस फैसले की उन्होंने खासकर बात की, जो मई 2022 में आया था, उसके बाद भी आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन उसी दर से जारी रही, और जो आंकड़ा था वो 220 करोड़ तक पहुंच गया। जो टोटल डोज लगाई गई वैक्सीन की वो 220 करोड़ दिसंबर 2022 तक पहुंच चुकी थी, जिससे ये साबित होता है कि जो तथाकथित फैसला था जिसका नाम लिया गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसी दर से वैक्सीनेशन जारी रही, उसको रोकने का काम नहीं हुआ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियाँ हो, समाजवादी पार्टी हो, या आपके साउथ में जितने आपकी टीडीपी है या डीएमके है, या सारी पार्टियाँ, या आपकी बीजू जनता दल है उड़ीसा में, जितनी पार्टियाँ हैं ये सब एजेंडा इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं। कोई पार्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी। अच्छा, सामाजिक संगठन भी ऐसे नहीं मिलेंगे। तो आप कहेंगे सामाजिक संगठन तो होने चाहिए, हमारे किसानों के जो संगठन है उनको होना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ बोला? उन्होंने इतना लंबा किसान मोर्चा चलाया दिल्ली में, दिल्ली की बॉर्डरों पे, क्या कभी भी उन्होंने अपने मंच से ऐसे लोगों को मौका दिया? मेरे जैसे लोग, मैं भी वहाँ डेरा जमा के बैठा था, तो मेरे जैसे लोगों को मौका दिया कि आओ जी कपिल बजाज जी, आके बताओ लोगों को कि ये इस देश में क्या हो रहा है। वो पुरानी कहानी आपको सुना रहे थे कि WTO का समझौता हुआ 90s में, तो ये एग्रीकल्चर पे हमारे ये पाबंदियां लगाई गई और सब्सिडीज़ को वो कम किया जा रहा है, और MSP जो है हमारा वो दिया नहीं जा रहा वगैरह वगैरह। तो वो WTO की बातें अभी तक कर रहे थे। जबकि अभी जो मामला है, अब ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा क्रिमिनल गैंग है, जो पूरे दुनिया के पूंजीपति हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बैठे हैं और भी कई फोरम्स में बैठे हैं, वो अब एजेंडा तय कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के साथ क्या होगा। तो आज मैं एक भाई को बता रहा था, पूरा इन्होंने फूड कोड बदल रहे हैं, दुनिया पे एक फूड का कानून बना रहे हैं जिसको कहते हैं कोडेक्स प्लानिटेरियस। पहले कोडेक्स एलिमेंटेरियस था, जिसका मतलब होता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फूड कोड। यानी दुनिया का एक फूड कोड होना चाहिए कि लोग क्या खाना खाएंगे, कैसा आहार उनको मिलना चाहिए और कैसा नहीं मिलना चाहिए, कौन से आहार पे हम पाबंदी लगा देंगे और कौन सा आहार उनको मिलना चाहिए। तो ऐसे ही जो कोडेक्स
एलिमेंटेरियस की अवधारणा थी उसको बदल के एक नया दुनिया पे ये फूड कोड भी लाना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते। तो पूरे एग्रीकल्चर को, फूड की सप्लाई चेन को बदलने का काम, उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम चल रहा है, उस पर कब्जा करने का काम चल रहा है, ठीक है ना। तो जो कोडेक्स प्लानिटेरियस है, इसमें ये बातें कर रहे हैं कि हम एक दुनिया पे फूड कोड थोपेंगे जो आपकी डेयरी इंडस्ट्री को ख़त्म करेंगे, पूरी डेयरी इंडस्ट्री, यानी जो दूध की आपकी टोटल इंडस्ट्री है उसको ये ख़त्म करके, और मीट इंडस्ट्री को भी, क्योंकि पश्चिम के देशों में डेयरी और मीट इंडस्ट्री तो जुड़ी हुई है, क्योंकि जो गाय पालन होता है वो सारा दोनों काम के लिए होता है, दूध के लिए भी और मांस के लिए भी। तो ये कह रहे हैं कि दोनों से मीथेन गैस निकल रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जो आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो निकल रही हैं, इसलिए पूरी डेयरी इंडस्ट्री को और मीट इंडस्ट्री को ख़त्म करने का काम चल रहा है। पश्चिम के देशों में इन्होंने कई पाबंदियां लगा दी हैं। आयरलैंड जैसे देशों में ये गाय की कलिंग की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनी वहाँ के फार्मर्स को कहा जा रहा है कि गाय को मारो और उसकी कलिंग करो। कलिंग का मतलब होता है कि आपको अपने हर्ड्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं, मारने हैं, और वो आप बेच दोगे स्लॉटर हाउसेज में। तो क्योंकि मीथेन गैस निकलती है गाय के शरीर से। तो ये सारा जो फ्रॉड साइंस है, ये झूठी साइंस है, और ये मैं बताऊंगा कि जो पब्लिक हेल्थ के नाम पे ये साइंस चला रहे हैं वो भी झूठी है, और जो क्लाइमेट चेंज के नाम से चला रहे हैं वो भी झूठी है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा में 3 भाग उसके आपको बन जाते हैं। एक तो है जो पब्लिक हेल्थ का फ्रॉड चल रहा है, जिसमें ये झूठी बीमारियां ला के और आपको जहरीले इंजेक्शन लगा रहे हैं। दूसरा है आपका क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का जो फ्रॉड चल रहा है, उसके पीछे भी सारी झूठी साइंस है, सीडो साइंस है, झूठी साइंस, छद्म विज्ञान, जिसमें ये एजेंडा 21, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 सब गोल्स हैं उसके। तो उसमें पूरी मानव जीवन का टोटल घेराव कर लिया इन्होंने, यानी मानव जीवन का कोई भी पक्ष हो, कोई भी उसका एस्पेक्ट हो, खाना पीना, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पढ़ाई लिखाई और सेहत, सब चीज़ों पे कब्जा करना चाहते हैं एजेंडा 21 2030 से। एजेंडा 21 बना था 1992 में, यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का ये एजेंडा था, यूनाइटेड नेशंस का, संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा था। तो 1992 में, 1992 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने एजेंडा 21 को फाइनल किया था। उसमें सभी देशों ने साइन किए थे, भारत ने भी साइन किए थे, और तब इन्होंने एजेंडा 21 को फाइनलाइज किया। उसके साथ ही कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी इन्होंने साइन किया था। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी जान लो, ये बहुत ही खतरनाक है। जो इस समय बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये तथाकथित जो डीएनए की बातें कर रहे हैं, डीएनए का इकट्ठा करेंगे, डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे जनता की वगैरह वगैरह, ये उसमें आया। बीच में जो कब्जा हो रहा है वो भी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के ऊपर जो समझौता हुआ जैव विविधता पे। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में, इसी एजेंडा 21 को इन्होंने साल 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया। साल 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDGs, और इसी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को 15 साल के बाद 2015 में इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं सतत विकास के लक्ष्य। तो ये 2015 में समझौता साइन हुआ। सितंबर में जब यूनाइटेड नेशंस की बैठक हुई न्यूयॉर्क में हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होती है, जिसमें भारत सरकार जाती है, सारी दुनिया की सरकारें जाती हैं, और वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं और एग्रीमेंट पे साइंस होते हैं। तो 2015 में जब हमारा ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना 2014 में, तो इसने जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया। नीति आयोग, इसने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया, योजना आयोग को बंद करके उसकी जगह पे इसने नीति आयोग लेके आया। और नीति की फुल फॉर्म है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति हिंदी वाला नीति नहीं है, ये अंग्रेजी की एक्रोनिम है NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक राष्ट्रीय संस्था जो पूरे भारत को बदल देगी। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब टोटल बदलाव, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पूरा, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सेक्रेटेरिएट थी। जो नीति आयोग है वो क्या है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है। और नीति आयोग के गवर्निंग बोर्ड में ये खुद अध्यक्ष बना हुआ है जो प्रधानमंत्री है, और सारे चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल हैं। सारे मतलब किसी भी पार्टी के हों, सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल हैं उसके गवर्निंग बोर्ड में। और कोई आपकी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है, तो उसके भी चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल हैं।
पूरे भारत के सारे चीफ मिनिस्टर नीति आयोग की गवर्निंग बोर्ड में बैठे हैं और उनका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, और ये मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा की 3 भाग मैंने आपको बता दिए, एक पब्लिक हेल्थ का फ्रॉड है, एक ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का फ्रॉड है, और तीसरा है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 4IR भी इसको कहते हैं, जिसमें ये टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मेटावर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ बॉडीज, ड्रोन्स, नैनो टेक्नोलॉजी। पब्लिक हेल्थ फ्रॉड, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज फ्रॉड, और तीसरा हो गया 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो पब्लिक हेल्थ का फ्रॉड है उसके तहत ये वन हेल्थ, इसको ग्लोबल हेल्थ भी कहते हैं, वन हेल्थ भी कहते हैं। ग्लोबल हेल्थ नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हम जैसे इंसान लोकल हैं और हमारी परिवार, हमारी कम्युनिटीज़ लोकल हैं, वैसे ही हमारी हेल्थ भी लोकल ही है, जो लोकल कंडीशन से अफेक्ट होती है। ग्लोबल हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। अगर न्यूयॉर्क में लोगों को पेचिश हो गई तो आपको नहीं हो जाएगी पेचिश, और ये कोई संक्रामक रोग नहीं है। लेकिन भारत में जो पॉलिसियाँ ग्लोबल हेल्थ के नाम पे जो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, वो उसको ग्लोबल हेल्थ का नाम दिया जा रहा है। अब उसके लिए एक नया नाम आया है, वन हेल्थ। वन हेल्थ का मतलब है कि इन्होंने क्लाइमेट चेंज फ्रॉड को पब्लिक हेल्थ फ्रॉड के साथ जोड़ दिया, तो वो वन हेल्थ बन गया, जिसमें एनिमल हेल्थ भी आ गई, ह्यूमन हेल्थ भी आ गई, और इन्वायरमेंटल हेल्थ भी आ गई। तो ये वन हेल्थ के भी कानून भी पास हो गए हैं। केरल के अंदर जो पब्लिक हेल्थ का कानून पास हुआ है, वो वन हेल्थ का उसमें कॉन्सेप्ट पूरी तरह से शामिल है। और भारत में भी जो पब्लिक हेल्थ का कानून का ड्राफ्ट बना था 2017 में, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था, उसमें भी वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट था। तो वन हेल्थ एक खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये टोटल कंट्रोल का एजेंडा ये इनका पूरा इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें ये कह रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ और एनिमल हेल्थ तीनों को जोड़ दिया। एनिमल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बार बार ये कहते हैं कि जूनोटिक डिजीजेज हो रही हैं। कोरोना को भी बताया गया जूनोटिक का मतलब जो पशुओं से इंसानों में आ रही हैं। तो कभी कह रहे हैं चमगादड़ से आ गया कोई वायरस, निपा वायरस की इन्होंने ड्रामा किया केरल में, 2, 3, 6 बार कर चुके हैं कोई निपा वायरस का ड्रामा। उसमें कह रहे हैं वो चमगादड़ से आता है। पहले कोरोना के बारे में भी ये कहा गया कि वायरस जो चमगादड़ से आया, कभी कह रहे हैं सूअर से, कभी कह रहे हैं चमगादड़ से। स्वाइन फ्लू स्वाइन कहते हैं सूअर को। ऐसे ही बर्ड फ्लू में ये कह रहे हैं जो पोल्ट्री है, मुर्गियों से आ रहे हैं। तो कह रहे हैं जंप कर रहे हैं वायरस। तो ये कोई जंप नहीं कर रहा, वायरस का कोई वजूद नहीं है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वायरस का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज तक ये प्रूव नहीं हुआ वैज्ञानिक तौर से, साइंटिफिक तौर से आज तक प्रूव नहीं हुआ कि कोई वैज्ञानिक का कि वायरस का कोई वजूद होता है। किसी वायरस का, एड्स भी नहीं है। एड्स भी पूरा फ्रॉड था जो 1981 में चालू किया था इन्होंने, और आज तक जिनको एड्स है वो जिंदा हैं लोग, कोई मरा नहीं है। बहुत लोग जिंदा हैं, जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी वो बिल्कुल जिंदा है, स्वस्थ हैं। तो एड्स का वायरस भी झूठा था, ये जो स्वाइन फ्लू भी झूठा है, बर्ड फ्लू भी झूठा है। 1994 में भारत में प्लेग का ड्रामा हुआ था सूरत में, गुजरात में, 1994 में। तो कितने लोग शायद पैदा भी नहीं होंगे जो जवान लोग हैं। तो 1994 में जो सूरत के अंदर हुआ था वो भी झूठा था। उसमें अमेरिका की CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वो शामिल थी भारत सरकार के साथ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 81 से एड्स का फ्रॉड झूठा था। 94 में जो भारत के अंदर प्लेग का इन्होंने ड्रामा किया, जो चूहों से फैलने वाला प्लेग होता है, जो सूरत में किया, वो झूठा था। बर्ड फ्लू झूठा था, स्वाइन फ्लू झूठा है। जितने बीमारियां तथाकथित कह रही हैं सारी झूठी हैं, किसी के अंदर ये प्रूव नहीं हुआ। 94 में जो उन्होंने प्लेग का ड्रामा किया उसमें उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो चूहे होते हैं, चूहे बहुत हो गए हैं तो वो ये फैला रहे हैं प्लेग को, जो इन्होंने ड्रामा किया। और कहते हैं इसकी वजह एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम आपको मिल जाएगा। आप स्वाइन फ्लू सूरत करके देख लो, सॉरी ये प्लेग 1954 सूरत करके देख लो अभी इसी समय अपने उस पर गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। जो विकीपीडिया का आर्टिकल है उसमें इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया की आज तक आइसोलेशन नहीं हुई। आइसोलेशन का मतलब होता है एक मरीज के सैंपल में से आपको निकाल के दिखाना है कि इस वजह से हो रही है बीमारी, इसको आइसोलेशन कहते हैं। प्यूरिफिकेशन सिंपल है ये बिल्कुल। अपने गाँव हमें समझाना चाहिए साइंस की, साइंस झूठी है बिल्कुल। जो पूरी जर्म थ्योरी झूठी है, वायरस थ्योरी झूठी है। और जो ये कहते हैं बैक्टीरिया से बीमारी होती है, नहीं होती। ना बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है, ना वायरस से कोई बीमारी होती है। आज तक ये प्रूव नहीं हो सका कि बैक्टीरिया या वायरस से कोई बीमारी होती है। ये आज तक प्रूव नहीं हो सका। इसकी पूरी 100-200 साल की, कोई 150 साल की हिस्ट्री है, आज तक ये प्रूव नहीं कर सके। और जो ये पास्चर नाम का साइंटिस्ट था फ्रांस का, जिसने इस थ्योरी को बढ़ाया था। आज तक पास्चराइजेशन होती है दूध की, सारी फ्रॉड है।
दूध की पास्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, गाय का दूध सीधा पी लो, कुछ नहीं होगा, सेहत और बनेगी। अमेरिका और कनाडा में गाय का दूध, कच्चा दूध अगर आपके घर में मिल गया आप गिरफ्तार हो जाओगे। कनाडा में आप कच्चा दूध नहीं पी सकते, कनाडा में, पूरे कनाडा में बैन है, आपके ऊपर रेड पड़ जाएगी। अगर कोई डेयरी का फार्मर कच्चा दूध अपने घर में रखे हुए है बेचने के लिए, रेड पड़ सकती है उसकी अमेरिका और कनाडा के अंदर। कहते हैं पास्चराइज करो, पास्चराइज मतलब 64-65 तक टेम्परेचर तक लेके जाते हैं उसको गर्म करके कि वो उसमें बैक्टीरिया मर जाएंगे। बैक्टीरिया मर गए तो बचा क्या, बैक्टीरिया तो हमें चाहिए, बैक्टीरिया के बिना तो हमारा जीवन नहीं है, जो सारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया खत्म हो गया तो आप मर के जाओगे। तो ये पास्चराइजेशन भी झूठा है। ये जो पास्चर था, ये साइंटिस्ट था, इसने जर्म थ्योरी बनाई थी और ये झूठी थ्योरी है, ये बिल्कुल नंबर 1 का फ्रॉड था। इसको एक और बीचाम नाम से एक और साइंटिस्ट था, उसने इसका खंडन किया था, उसको दबा दिया गया, उसकी सारी साइंस को दबा दिया गया और पास्चर की साइंस को उठा दिया गया और इस तरीके से ये पूरा जर्म थ्योरी को बढ़ावा दिया गया। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाई नेहरू के टाइम में 1954 में, देख लो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी करके गूगल करके अभी देख लो और उस पर मिल जाएगा आर्टिकल आपको इसका, विकीपीडिया का, अभी पता चल जाएगा कब बनी थी। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हिस्सा है ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अंग्रेज बना के गए थे, अंग्रेजों की टाइम की बनी हुई है, जिसने सारा फ्रॉड किया, जिसने एक वैक्सीन भी बनाई थी कोवैक्सीन नाम से। तो 2 वैक्सीनें भारत में बनाई गई, एक कोविशील्ड थी जो कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी, जिसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी, इंग्लैंड से बन के आई थी और उसकी प्रोडक्शन ठेके पे जो प्रोडक्शन हुई थी वो भारत में हुई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने की थी, जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, जिसमें बिल गेट्स की फंडिंग है, सारी फंडिंग बिल गेट्स की है, उसको बिल गेट्स की कंपनी समझो। और दूसरी जो वैक्सीन बनी थी कोवैक्सीन, उसकी रिसर्च, तथाकथित रिसर्च जो आपको बताई गई, वो की थी ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत सरकार की एजेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है। तो ICMR का हिस्सा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, जो पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये सारी की सारी रॉकफेलर की फंडिंग से बनाया गया था। NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, रॉकफेलर की फंडिंग से बनी थी और ये नेहरू के टाइम बनी थी। तो वायरस का जो फ्रॉड इंडिया में चल रहा है ना, जिसका कोई वजूद नहीं है वायरस का, किसी भी वायरस का, वो जो फ्रॉड चल रहा है वो नेहरू के टाइम से चल रहा है। इन्होंने उसको संस्थागत रूप दिया, उसकी फंडिंग की भारत सरकार, और वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आज बिल गेट्स की गुलाम बनी हुई है। बिल गेट्स को अपने फंक्शंस में बुलाती है। नवंबर 2019 में इन्होंने फंक्शन किया जिसमें बिल गेट्स को बुलाया और बिल गेट्स अवार्ड दे रहा है। और अवार्ड किसको दे रहा है? अपने यार दोस्तों को। इसने साइरस पूनावाला को अवार्ड दिया उस समय, और उसने इसको अवार्ड दिया जो मजूमदार है, ये जो बेंगलोर की जो एक, वो क्या नाम है मजूमदार, किरण मजूमदार, किरण मजूमदार शॉ को भी अवार्ड दिया था। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत सरकार की एपेक्स बॉडी मानी जाती है, और जब कोरोना फ्रॉड भारत में थोपा गया तो ICMR को वो मैनेजमेंट का वो दिया गया। ICMR के तहत एक पूरी नेशनल कमेटी बनाई गई जो कोरोना की मैनेजमेंट के लिए। वो ICMR जो है वो खुद इन्वॉल्व है इस पूरे फ्रॉड के अंदर, और जो अभी भी रॉयल्टी कमा रही है कोवैक्सीन से भी मौतें हुई हैं, जैसे कोविशील्ड से हुई हैं, वैसे कोवैक्सीन से भी लोग आज भी मर रहे हैं जिनको इंजेक्शन लगाए गए। कोवैक्सीन भी एक घातक इंजेक्शन है। जब इसके ट्रायल थे, इन्होंने ट्रायल भी इसके किए, जो भोपाल के जो गैस पीड़ित हैं उनके ऊपर इन्होंने ट्रायल किए। भोपाल के जो गैस पीड़ित जो वैसे ही मरे हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, बेचारे गरीब लोगों के ऊपर इन्होंने ट्रायल किए कोवैक्सीन के। उसमें भी एक बंदा मरा था, उसकी खबर सब जगह पे छपी थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आई थी। इसके बावजूद रोका नहीं गया। कोविशील्ड में पैरालिसिस हो गया था एक बिजनेसमैन को चेन्नई में, उसने मुकदमा भी ठोका था, उसको भी दबा दिया गया। इसके बावजूद इंजेक्शन ठोका गया और 35,000 करोड़ रुपए जनता के दिए गए जो इनकी झोली में गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सिचुएशन है, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा हैं जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। वन हेल्थ का एजेंडा जो खतरनाक है, जिसके को लेकर अब कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे कि केरल में बना है जो पब्लिक हेल्थ का कानून, केरल में पास हो चुका है। मुझे नहीं पता उसका असेंट मिला है वहाँ के गवर्नर से या नहीं, गवर्नर की इजाज़त मिली है नहीं, लेकिन दोनों वहाँ की जो विधानसभा से पास हो चुका। तो सारे फ्रॉड आपको ये भी नज़र आएगा कम्युनिस्टों का क्या हाथ है। ये जो कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर है केरल का, ये 2022-23 में गया था अमेरिका, और वहाँ पे फाइजर के आगे हाथ जोड़ के आया कि आओ आप हम आपको ज़मीन देते हैं और आप अपना रिसर्च सेंटर हमारे केरल में बनाओ। तो ये अच्छा, तमिलनाडु में एस्ट्राजेनेका का सेंटर खुला हुआ है, सबसे बड़ा सेंटर
जो दुनिया के सबसे बड़े सेंटरों में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड बना के भारत के करोड़ों लोगों को मारने का काम किया है, वो तमिलनाडु में है। और स्टालिन आपका चीफ मिनिस्टर है डीएमके का, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है वहाँ की, और वो उनको आश्रय दिया हुआ है उसने। और उनसे बल्कि कह रहा है कि अभी उसकी एक्सपेंशन होने वाला है, क्योंकि इतना पैसा उन्होंने कमा लिया, अरबों रुपए, और वो एक्सपेंशन कर रहे हैं तमिलनाडु में। तो एस्ट्राजेनेका का एक्सपेंशन हो रहा है। और एस्ट्राजेनेका का जो हेड है, उसको जो किंग है आपका, जो यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का, उसने अवार्ड दिया है, उसने नाइट शिप दी है उसको, नाइट शिप, कि जो भारत के लोग मारे गए हैं, तो यूके का जो किंग है आपका, वो उसको अवार्ड दे रहा है एस्ट्राजेनेका का जो हेड है, वो आपने शायद देखी होगी, मैंने शेयर की है, उसको इन्होंने नाइट शिप दी है, यानी उसको सम्मानित किया गया है। और भारत के लोग उसी यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन ने अप्रैल 2020 में अपनी वैक्सीन कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमारा ये मोदी भी शामिल हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और कम से कम कई मिलियन डॉलर की इसने की वो कमिटमेंट की थी अब जनता का पैसा गावी जैसी एजेंसी को देने के लिए। गावी जो कि बिल गेट्स की एजेंसी है, जो वैक्सीन का फ्रॉड चला रही है। गावी और सेपी दो नाम से हैं, एक गावी वैक्सीन अलायंस है, एक सेपी है। सेपी है CEPI, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। तो ये सारा चल रहा है। तो ये भारत की सरकारें कर रही हैं। आपकी पूरी विधायिका हो, आपकी पूरी कार्यपालिका हो, आपकी पूरी न्यायपालिका हो, वो बिकी हुई है और वो एजेंडाज इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं हो रहे। जो आंदोलन हो रहे हैं उनकी बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही। मीडिया आपका पूरी तरह से कैप्चर हो गया है। जो अवेकन लोग भी हैं उनके पास भी वो नॉलेज नहीं है, या तो वो नॉलेज नहीं है, या वो भी या तो मिले हैं या कुछ भी। तो ये अवेकन लोग भी आपको सही इन्फॉर्मेशन देने का काम नहीं कर रहे। और गांव-गांव तक इन्फॉर्मेशन जाए, गांव-गांव तो लोगों को पता चले फेक साइंस क्या होती है, झूठी साइंस क्या होती है। ज़्यादातर साइंस जो हमें बताई जाती है वो झूठी है। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी किताबों में, NCERT की किताबों में, जो बायोलॉजी, जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो झूठा है, ज़्यादातर झूठा है। लोगों को पता नहीं थ्योरी क्या होती है। थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। थ्योरी सारी परिकल्पना होती है। वायरस की सिर्फ एक थ्योरी है। थ्योरी का मतलब होता है अगर आपने नेचर में कोई चीज़ देखी कुछ होती हुई, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश कर रहे हो अपनी कल्पना से कि शायद ये इस वजह से हो रही होगी। अब बारिश हो रही है तो आप उसके लिए अपनी कोई परिकल्पना कर रहे हो कि बारिश शायद इस वजह से हो रही होगी, पर वो आपकी परिकल्पना है। तो जो थ्योरी होती है वो केवल वो कल्पना आधारित होती है। उसको हिंदी में सिद्धांत कह देते हैं, लेकिन सिद्धांत से लेकिन सुनो, इन्होंने अगर आप हिंदी में देखो ना, जहां पे थ्योरी है उसका अनुवाद ये सिद्धांत करते हैं मेन स्ट्रीम में। अब जैसे जहां पे थ्योरी है, अभी उसको परिकल्पना कहें तो लोगों की समझ में आएगा। ये उसको सिद्धांत कह रहे हैं। सिद्धांत का आप एटिमोलॉजी करके देखो, शब्द व्युत्पत्ति करके देखो, शब्द को तोड़े, सिद्धि का अंत, ये तो प्रिंसिपल हो गया। फिर तो आपके जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, वो जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा ये साइंस में क्या लिखा हुआ है। उनको सारी झूठी बातें, वो तो आज ये भी पढ़ रहे हैं कि वो मालथूस जो था, रॉबर्ट मालथूस, जिसने ये सिद्धांत दी, तथाकथित थ्योरी दी थी कि भाई दुनिया के संसाधन सीमित हैं, तो इसलिए आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और आबादी को कंट्रोल कैसे करें? बीमारियां आनी चाहिए, युद्ध होने चाहिए, आपदाएं आनी चाहिए, ताकि लोग मरें, जितने मरेंगे उतना अच्छा है। वो ये कह के गया, और यही उसको मानने वाले हैं। ये यूजेनिक्स और डिपॉपुलेशन, ये आइडियोलॉजी हैं जो अंग्रेज़ों की दी हुई हैं। ये रॉबर्ट मालथूस भी यूके का ही था, इंग्लैंड का ही था। और फ्रांसिस डाल्टन का भी आपने नाम सुना होगा। फ्रांसिस डाल्टन जिसने यूजेनिक्स की बातें की, वो भी, ये सारे जो लोग, वो भी इंग्लैंड का था। तो ये भारत के में भी लोग आज उनके अंग्रेज़ों की जो औलादें हैं, नाजायज़ औलादें, वो यूजेनिक्स को मानती हैं, वो डिपॉपुलेशन को मानती हैं। भारत में इंजेक्शन ईजाद हुआ है। ये जो GP तलवाड़ नाम का एक साइंटिस्ट है, दिल्ली का, पंजाबी है, उसने, अभी उसकी उम्र पता नहीं कि 90 साल तो हो ही गई थी, अभी उसको जिंदा है, मर गया। उसने तलवाड़ इंस्टीट्यूट खोल रखा है। उसने वैक्सीन ईजाद की जो औरतों को लगाई जाएगी, वो इंडिया में लगाई जा रही है। लाखों औरतों को इस समय भारत सरकार चला रही है वो इंजेक्शन। इन्होंने 2006 में, वो बैन हो गया था पहले, पूरे सारे देशों में बैन है, अमेरिका में और यूरोप में। इंडिया की में 2006 में रिवाइव किया गया उसके कार्यक्रम को, क्योंकि डिपॉपुलेशन को करनी थी। 2006 में PHFI बनाई गई, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, भारत में बनी, जो मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की गवर्नमेंट ने, और बिल गेट्स और रॉकफेलर की ऑर्गेनाइजेशन है। भारत के सारे पूंजीपति उसमें बैठे हैं, बिग फार्मा बैठा है,
जिन जिन लोगों ने कोरोना फ्रॉड किया सब आपके पीएचएफआई में बैठे हैं और पीएचएफआई का पूरा कब्जा भारतीय गणतंत्र पे है, पूरा कब्जा भारतीय गणतंत्र पे है, सभी मिनिस्ट्रीज पे, सभी डिपार्टमेंट्स पे। 2006 में इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने एक इंजेक्शन बनाया, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, जिसको लगाने के बाद बच्चा नहीं होगा औरत का। ये कहा गया इसको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बनाया जा रहा है, कुछ समय के लिए गर्भ निरोधक के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। एक्चुअल में ये इंजेक्शन इतना खतरनाक है कि अगर ये लगाया जाता है तो औरत की परमानेंट बांझ बन जाएगी, उसका बच्चा नहीं होगा। और ये ऐसा हो रहा है इंडिया में। इंडिया में जो इस समय अनन्या नाम से कोई कार्यक्रम चल रहा है, अनन्या या अनंत ऐसे कुछ नाम है उसका, जो भारत सरकार का, केंद्र सरकार का कार्यक्रम है, उसमें ये इंजेक्शन औरतों को लगाए जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। और 2006 में तलवाड़ वैक्सीन कहते हैं इसको, तलवाड़, जीपी तलवाड़ के नाम से। जीपी तलवाड़ रॉकफेलर का आदमी है, WHO में काम कर चुका है, रॉकफेलर की पॉपुलेशन काउंसिल बनी हुई है उसमें काम कर चुका है, फंडिंग इसको वहाँ से मिलती थी 70s में। 70 के दशक में इसने ये इंजेक्शन ईजाद किया था, जीपी तलवाड़ ने, इनकी फंडिंग से, रॉकफेलर की फंडिंग से। और इस पर बैन लग गया था पश्चिम के देशों में। भारत में इसको रिवाइव किया गया, रिवाइव करने का मतलब पुनर्जीवित किया गया इसकी रिसर्च को। और इसने तलवाड़ नाम का वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रखा है दिल्ली में। और वो वैक्सीनें उसको पुनर्जीवित करने के बाद उस रिसर्च को इन्होंने भारत सरकार के कार्यक्रम में उसको शामिल किया, और वो भारत की औरतों को आज की डेट में लगाया जा रहा है। आज भी, अभी भी ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, पूरी तरह से फंडेड, जनता के पैसे से फंडेड कार्यक्रम है, जो जनता के पैसा है उससे चल रहा है। और ये जो इंजेक्शन थे, ये इसमें HCG नाम का एक हार्मोन होता है जो औरत के शरीर में डाला जाता है, HCG, ठीक है। और ये पूरा रोक देता है, उसके बाद आपकी वो या तो अंडा बनता नहीं है या वो फर्टिलाइज नहीं होता। तो ये औरतों को पूरी तरह से डैमेज कर रहा है, उनकी बॉडीज़ को डैमेज कर रहा है। इसके बावजूद इस इंजेक्शन की कोई ऑपोजिशन नहीं है, और कुछ आपको लोगों को जानकारी नहीं है कि इंजेक्शन भारत में लगाया जा रहा है। और ये जो HCG का जो हार्मोन है, खतरनाक हार्मोन, ये टेटनस की वैक्सीन में पाया गया, जो भारत से एक्सपोर्ट की गई अफ्रीका में, और अफ्रीका की महिलाओं को लगाया गया, और अफ्रीका की महिलाएं बांझ बनी, उससे बांझ हो गई, और महिलाएं परमानेंट, उनकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। तो ये भारत से एक्सपोर्ट हुआ। ये तलवाड़ जो आपका साइंटिस्ट है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था रिसर्च करके, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो प्राइवेट कंपनी है पुणे में, जो साइरस पूनावाला और उसके बेटे अदर पूनावाला की कंपनी है, जिसमें बिल गेट्स की सारी फंडिंग है, उसने इसको प्रोडक्शन की थी, उत्पादन किया था वैक्सीन का, और वो एक्सपोर्ट की गई अफ्रीका में, और अफ्रीका की महिलाएं बांझ बनी। और ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, अभी भी आपको उस पर आर्टिकल मिल जाएंगे। जेकब पुलियल नाम का एक हमारा पीडियोलॉजिस्ट, ये है क्या, बाल रोग विशेषज्ञ है, सेंट स्टीफेंस, हाँ, पीडियाट्रिशियन है सेंट स्टीफन, उसी ने ये, हाँ, उसी ने उसने आर्टिकल लिख रखे हैं। वो आर्टिकल आपको मिल जाएंगे संडे ऑब्जर्वर मैगजीन के, जो आप देख सकते हो। तो भारत से वैक्सीनें एक्सपोर्ट की जा रही हैं पूरी दुनिया में, जो दुनिया में लोगों को बांझ बनाने के और दुनिया में डैमेज करने के, लोगों को मारने का काम कर रही हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीन की प्रोडक्शन होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो वैक्सीन की होती है, जो कि 100% फ्रॉड साइंस है, जो वायरोलॉजी पे आधारित है, वायरस के छद्म विज्ञान पे, झूठे विज्ञान पे आधारित है, उसको वैक्सीनोलॉजी कहते हैं। वैक्सीन की साइंस को वैक्सीनोलॉजी कहते हैं, वायरस की साइंस को वायरोलॉजी कहते हैं। ये दोनों फ्रॉड साइंस हैं, झूठी साइंस हैं, फ्रॉड साइंस। और उस पर जो आधारित आपकी वैक्सीन है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो भारत में होती है। अब उड़ीसा में एक नया प्लांट बन रहा है वैक्सीन का, जो कह रहे हैं कि ये सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट से भी बड़ा होगा। तो यानी और ज़्यादा वैक्सीनों की प्रोडक्शन होगी। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास बन रहा है ये प्लांट, और जिससे ये वैक्सीनें और एक्सपोर्ट करेंगे। तो पूरी दुनिया में मानवता के लिए खतरा बन चुके हैं भारत के लोग। पूरी दुनिया में भारत के लोग मानवता के लिए खतरा बन चुके हैं, क्योंकि वो चुपचाप बैठे हैं और वो किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे। वो अपने आप को भी मरवा रहे हैं, अपने बच्चों को भी मरवा रहे हैं, अपनी नई नस्लों को भी मरवा रहे हैं, और जो दुनिया के लोग हैं उनको भी मरवा रहे हैं। जो अफ्रीका जैसे देशों में भी जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो यहाँ से हो रहे हैं, वैक्सीन जैसी चीज़ों के। और झूठी साइंस का कोई विरोध नहीं कर रहा, जबकि कहते हैं कि भारत में इतने साइंटिस्ट हैं, इतने लोग साइंस पढ़ते हैं। कोई बच्चा जो 10वीं तक पढ़ाई की हुई है उसने साइंस पढ़ी हुई है, क्योंकि 10वीं तक के करिकुलम में इतनी साइंस होती है हमारे यहाँ। लेकिन कोई सवाल नहीं किए जाते, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। और जो भी साइंस आपको पढ़ाई जा रही है, तो थ्योरी का मतलब होता है भाई, थ्योरी का मतलब सिद्धांत नहीं होता।
थ्योरी परिकल्पना है, एटॉमिक थ्योरी भी थ्योरी है। अब एटॉमिक थ्योरी अगर थ्योरी है, इसका मतलब समझते हो आप? क्या वाकई एटम नाम की कोई चीज़ होती है? क्या वाकई नैनो स्केल की कोई चीज़ होती है कि हम किसी सब्सटेंस को छोटा करते जाएं तो वो एक फाइनली एक ऐसी जगह पे आएगी कि वो ज़्यादा डिवाइड नहीं होगी और ज़्यादा टूटेगी नहीं, उसको हम एटम कहेंगे। और उस एटम का एक न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। क्या ऐसा कोई आप मानते हो? ये सारी थ्योरी है, ये सारी थ्योरी है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो थ्योरी है ही, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम भी थ्योरी है। जो डाल्टन की थ्योरी आपको साइंस की किताबों में पढ़ाई जाती है वो भी थ्योरी है। वो प्रकृति का कोई नियम नहीं है, वो सिर्फ आपकी परिकल्पना से बनाई गई है। वैसे ही वायरस थ्योरी है। जो थ्योरी होती है वो कभी कोई साइंस का एक साबित शुदा या सिद्ध किया हुआ वो सिद्धांत या प्रिंसिपल नहीं है कि हमने ढूंढ लिया, सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके जान लिया कि यही सत्य है। वो अकाट्य सत्य नहीं है। थ्योरी केवल परिकल्पना है, हाइपोथेसिस केवल परिकल्पना है। वायरस का जो जिसको थ्योरी कह रहे हैं वो थ्योरी भी नहीं है, वो हाइपोथेसिस है। थ्योरी से भी नीचे का दर्जा है उस हाइपोथेसिस का, वो परिकल्पना ही है। और वो फेल्ड हाइपोथेसिस है। वायरस डिस्प्रूव हो चुका है कि वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्वस्थ आदमी से एक बीमार आदमी से कोई स्वस्थ आदमी बीमार नहीं हो सकता। अगर आप उसके साथ सो भी जाओ, आप उसके साथ जफियाँ भी पालो, बीमार आदमी के साथ सेक्स भी कर लो, तो आपको बीमारी नहीं होगी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी झूठ है काफ़ी बड़ा। ये ज़रूर है कि अगर किसी की बॉडी से आप कोई में बहुत कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ आप करोगे तो उसमें आपकी बॉडी में आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो उस तरीके का। लेकिन जो एड्स के बारे में इन्होंने कहा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, पहली बात तो HIV वायरस का कोई सबूत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HIV का जो वायरस इन्होंने बताया, जो 81 से इनका फ्रॉड चल रहा है, कितने साल हो गए आप लगा लो, 45 साल 50 साल, तो ये तब से एड्स भी झूठ था। कोई वायरस नहीं है, HIV का कोई सबूत आज तक नहीं मिला। और इसमें सारे आपको साइंटिस्ट मिलेंगे जिनके प्रूफ मिलेंगे, आपको ये प्रूफ देखने चाहिए, वीडियोज़ मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, किताबें तक मिलेंगी, इवन यूट्यूब पे भी कुछ मिल जाएंगी आपको, जो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसी तरह से HPV का ये फ्रॉड कर रहे हैं अब, ये सर्वाइकल कैंसर होता है, बिल्कुल झूठ है। जो HPV की इन्होंने वैक्सीन 2009 में लगाई, जब कांग्रेस ये UPA की गवर्नमेंट थी, और उस समय इन्होंने आंध्र प्रदेश में जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और गुजरात में जहाँ पे नरेंद्र मोदी की BJP की गवर्नमेंट थी, वहाँ आदिवासी लड़कियों को कहा गया कि ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए हम आपको HPV के इंजेक्शन लगाएंगे, और लगाए गए धोखे से, फ्रॉड से, उनके माँ बाप को झूठ बोल के, कंसेंट फॉर्म पे उनके अंगूठे लगवाए गए और झूठ बोल के, और बच्चियों को लगाए गए, कोई 22,000 थी या कोई 30,000 के करीब संख्या थी आदिवासी लड़कियों की, और उनको ये टीके लगाए, उनकी पूरी प्रजनन क्षमता नष्ट हो गई, उनकी सारे सिस्टम ख़राब हो गए। कई बच्चियों की 14-14 साल की लड़कियाँ, 14-15 साल की, उनको लगाए गए, कई लड़कियाँ की मौत भी हुई। और इस पर पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, भारत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, राज्यसभा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसने इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इंक्वायरी की रिपोर्ट आपको नेट पे मिल जाएगी, ढूंढ लेना, HPV पे जो स्टैंडिंग कमेटी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है। और इसके अलावा जो आपका सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और आज तक कोई न्याय नहीं मिला, आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। बिल गेट्स इसमें इन्वॉल्व था, बिल गेट्स ने इसकी फंडिंग की थी। पाथ नाम की एक NGO है वॉशिंगटन बेस्ड, जिसकी फंडिंग बिल गेट्स करता है, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। मर्क नाम की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाई बनाने की कंपनी, जिसने गार्डासिल नाम की ये वैक्सीन बनाई थी HPV की, वो इन्वॉल्व थी। GSK एक और कंपनी है, वो भी इन्वॉल्व थी, उसने भी एक अपनी ब्रांड की HPV की वैक्सीन बनाई थी, वो भी इन्वॉल्व थी। तो ये सारी जो, और इसको अवार्ड दिया 2009 में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने अवार्ड दिया बिल गेट्स को, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड। अभी गूगल कर लो, पता चल जाएगा, खबर भी मिल जाएगी, इंडियन एक्सप्रेस की, कई खबरों, कई न्यूज़पेपर की मिल जाएंगी। 2009 में इसको इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दिए, जब लड़कियां वहाँ पे मर रही थी आंध्र प्रदेश में HPV के इंजेक्शन लगा के, और गुजरात में, जो कि कांग्रेस और BJP गवर्नमेंट दोनों ने मिली भगत से हुआ, क्योंकि गुजरात में BJP की, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, अभी तेलंगाना बना नहीं था, वो थी YSR रेड्डी की गवर्नमेंट, जो कि एक और फ्रॉडिया था कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर। तो वहाँ पे जो इंजेक्शन लगाए गए उसमें बच्चियाँ मरी, और इन्होंने अवार्ड दिया
गवर्नमेंट ने किसको, बिल गेट्स को। और उसके बाद बिल गेट्स ने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज पूरा कोरोना 2020 में और 2021 में इसने पूरे देश पे कर दिया और 220 करोड़ इंजेक्शन पूरे देश को ठोक दिए। क्योंकि जब वो बच्चियां मरी तो कोई भी नहीं बोला, सब चुप रहे, क्योंकि वो किसी आदिवासियों की बच्चियां थी, हम कोई नहीं बोले। तो आज हमारे बच्चे मर रहे हैं और हमारे बच्चे के लिए कौन बोलने वाला होगा कौन, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं है बोलने की। और आज हमारे बच्चे मर रहे हैं, नवजात बच्चे जिनको टीके लगाए जाते हैं वो मर रहे हैं। जो भारत सरकार जो अपनी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम UIP के तहत जो इंजेक्शन लगाती है, बच्चा पैदा होते ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्चे मरते हैं, उनके लिए बोलने वाला कौन है? एवरी डे बच्चे मर रहे हैं। एक चैनल बना रखा है एक बंदे ने, वो रोज़ डेली पोस्ट करता है, सारी न्यूज़ वो कंपाइल करता है कि जो डेली खबरें आती हैं कहीं से भी भारत में जहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, जो नवजात बच्चों को जो इंजेक्शन जो भी लगाए जा रहे हैं सारे गलत हैं। BCG का इंजेक्शन, DTP का इंजेक्शन, औरल पोलियो की जो दवाई पिलाई जाती है या कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, ये सारे इंजेक्शन फ्रॉड हैं। क्योंकि पूरा जो वायरस का जो विज्ञान है, वायरोलॉजी, वो फ्रॉड है। और वैक्सीनोलॉजी, जो वैक्सीन का विज्ञान है, जो वायरोलॉजी पे ही आधारित है, वो भी फ्रॉड है। इसलिए बच्चों की जो सरकारी शेड्यूल के तहत, सरकारी कार्यक्रम के तहत, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो भी बंद होने चाहिए, तब जाके बच्चों की मौतें रुकेंगी। वरना बच्चे एवरीडे मर रहे हैं और सरकार ये डेटा आपको नहीं बता रही। सरकार ने AEFI सिस्टम बना रखा है, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI, जो केंद्र सरकार के लेवल पे, राज्य सरकार के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। उसमें कमेटियां बना रखी हैं, AEFI कमेटियां। उन्होंने आज तक कोई इंक्वायरी नहीं की। कोरोना के इंजेक्शन लगाने के बाद इतने लोग मरे तो AEFI ने आज, AEFI पता है क्या कह रही है? 23 लोग मरे हैं टोटल। 1000 के करीब इन्होंने एडमिट किए कि जिसमें कुछ हम केसेस में इंक्वायरी कर रहे हैं, और 23 मौतें इन्होंने केवल एडमिट की हैं जिसमें इन्होंने माना है कि शायद इसका वैक्सीन से कोई संबंध हो सकता है। इसीलिए कोर्ट में जब आप जाते हो पिटिशन लेके वैक्सीनेशन के खिलाफ, तो कोर्ट में जज आपसे ये कहता है कि आप ये पिटिशन लेके क्यों आए हो? क्योंकि सरकार ने तो करोड़ों लोगों की जान बचा ली। कोरोना इतनी महामारी बड़ी आई और करोड़ों लोग हमारे यहाँ मर जाते हैं, तो सरकार ने इंजेक्शन लगा के लोगों की जानें बचा ली करोड़ों की, और तुम पिटिशन लेके आ गए। तुम समाज के खिलाफ हो, तुम्हारी पिटिशन समाज की। ये जज कहते हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। तो आपकी पिटिशन, आपकी याचिका की सुनवाई कैसे होगी? तो जो जज हैं वो खुद मिले हुए हैं और वो आज भी ये मान रहे हैं कि करोड़ों, मान नहीं रहे हैं, उनको पता है, लेकिन वो फिर भी चूंकि वो मिले, उनकी मिली भगत है, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों की जान बच गई। वैक्सीन से दुनिया में किसी की जान नहीं बची, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती। पूरा विज्ञान जो है वो झूठा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो विज्ञान, तो मौजूद हैं सारे रिसोर्सेज, मैंने शेयर किए हैं। मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे, कपिल बजाज, उसका नाम है कपिल बजाज सपोर्टर चैनल। हाँ, तो कपिल बजाज सपोर्टर चैनल, उसमें मैंने सारे रिसोर्सेज शेयर किए हुए हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अंग्रेज़ी में रिसोर्सेज हैं। आप में कोई अनुवादक हो जिसको अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करना आता हो, अंग्रेज़ी से पंजाबी में, या अंग्रेज़ी से हमारी भारतीय भाषाओं में, मराठी में वगैरह में, तो आपको अनुवाद करके बताना चाहिए और कम से कम सार बताना चाहिए। ये नहीं कि आप बड़े बड़े आर्टिकल अनुवाद कर दो, बहुत मुश्किल काम होता है वो। लेकिन आप कम से कम जो बातें समझें, आप में जो लोग अंग्रेज़ी जानते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ के उसको अपनी भाषाओं में अनुवाद करके बताओ लोगों को, ताकि लोगों को पता चले। ये बताने का काम कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जागरूक अवेकन लोग भी हैं, वो भी आज भी वायरस थ्योरी में यकीन करते हैं। इन्होंने कहीं चैलेंज नहीं किया कोर्ट्स के अंदर, कहीं चैलेंज नहीं किया। जर्मनी में स्टीफन लंका एक साइंटिस्ट है, उसने मीजल्स वायरस को डिस्प्रूव किया हुआ है कोर्ट में। स्टटगार्ट के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जर्मनी में उसने ये प्रूव किया हुआ है। 2016 में उसका फैसला आया था जर्मनी में। उसने ये प्रूव किया था कि मीजल्स नाम का कोई वायरस नहीं होता। बिल्कुल झूठ है, आज तक ये प्रूव नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ कि मीजल्स नाम का वायरस होता है। तो मीजल्स की जो खसरे की आपको टीके लगाए जाते हैं बच्चों को, वो भी गलत लगाए जा रहे हैं, सारे गलत हैं। सारे जो ये टीके हैं, ब्लड स्ट्रीम में आप कुछ भी डालोगे तो वो डैमेज करेगी आपको। इसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं। इसकी पूरी साइंस है जो पश्चिम के लोग जानते हैं। चार्ल्स रिचेट नाम का एक साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, और उसने 1906-7 में उसने पूरी रिसर्च करके एनाफिलैक्सिस को समझाया था। उसने कहा था कि अगर दूध तो बड़ा अच्छा माना जाता है, दूध पीने से पोषण मिलता है, दूध में से कोई प्रोटीन निकाल के अगर ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, और दूसरी डोज डाल दी जाए, हो सकता है पहली डोज में आप ना मरो, दूसरी डोज आपको दे दी जाए तो आप फौरन आपकी मौत हो सकती है। तो ब्लड स्ट्रीम में कुछ भी नहीं डालना चाहिए। सांप का जहर जो है अगर आप मुंह में ले लो, आपकी बॉडी में चला भी जाए तो आपको शायद आप बच जाओगे, लेकिन
सांप के जहर को अगर आपने ब्लड स्ट्रीम में डाला तो आप मरोगे, लेकिन ये तो जहर है जो कि हार्मफुल है। मैं कह रहा हूँ कि जो हार्मलेस चीज़ें हैं, जो जो नुकसान आप मानते हो कि वो नुकसान नहीं करती, वो भी नुकसान करेंगी अगर आप अपने ब्लड स्ट्रीम में उसको डालोगे। इसलिए सारे इंजेक्शन खतरनाक हैं। पूरी वैक्सीन की जो साइंस है ये यूजेनिक्स और डिपॉपुलेशन के लिए बनाई गई थी, दुनिया की आबादी को कम करने के लिए। इसका जो मेन मकसद है वो दुनिया की आबादी को कम करना है, और ये सारी साइंस इस्टेब्लिश्ड है। जब ये वैक्सीन की साइंस शुरू हुई आज से 200 साल पहले, तब के सारे साइंटिस्ट को पता था कि ये फ्रॉड है, सबको पता था। और किताबें भी मिलेंगी, लिटरेचर भी मिलेगा आपको। आपको 18वीं सदी का भी लिटरेचर मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको 19वीं सदी के भी मिलेंगे। जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है तब से हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ये जानते हैं कि ये टोटल फ्रॉड है, और आज भी जानते हैं, और आज भी वो किताबें भी लिख रहे हैं, आर्टिकल्स भी हैं, सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन इंडिया में बताने वाला कोई नहीं है, अनुवाद करने वाला कोई नहीं है, जनता तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि गरीब लोगों को मारा जा रहा है। सबसे ज़्यादा तो गरीब लोग मरते हैं, क्योंकि जो इंजेक्शन ठोके जाते हैं गरीब लोगों को, उनकी कोई वॉइस नहीं है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। अमीर लोग तो फिर भी बच जाते हैं। अब जैसे कोरोना वैक्सीनेशन की जो ज़बरदस्ती हुई वो गाँवों में ज़्यादा हुई, जहाँ पे उनको लगता है लोग कमज़ोर हैं, लोग अनपढ़ हैं, लोग उनको मारा जाता है, चाहे वो आदिवासी हों, कोई भी हो, चाहे वो गांव के लोग हों, ग्रामीण हों, कमज़ोर तबके के जो लोग होते हैं वो मरते हैं। डिपॉपुलेशन मेनली वहाँ पे होती है। तो ये गरीब लोगों को मारने का काम चल रहा है, और ये पूरी वैक्सीन की साइंस झूठी है। और इस पे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, और जो भी मोबिलाइज़ किया जा रहा है सारे रिसोर्सेज को, वो सारा फ्रॉड है, और आपके पैसों से ही आपको मारा जा रहा है। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स जो पब्लिक हेल्थ के नाम पे चल रहे हैं, उस सारे के सारे जनता की जेब पे डाका डाल के, जनता की जेब से, ये बिग फार्मा की जेब में जा रहे हैं सारे पैसे, गरीबों से अमीरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। कोरोना फ्रॉड जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया था मार्च 2020 में, सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफ़र हुआ मानव इतिहास का। वेल्थ ट्रांसफ़र का मतलब होता है गरीबों से लूट के अमीरों को दिया गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में। ट्रिलियंस आपको पता भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा ये होता क्या है। मिलियन होता है, फिर बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है। खरबों खरबों रुपए की दौलत जो है गरीबों से लूट के अमीरों की तरफ गई, और लॉकडाउन्स लगे, पूरे दुनिया को बंद किया गया, इकोनॉमी को बंद किया गया, छोटे कारोबार नष्ट किए गए। 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें सारे कितने छोटे कारोबार नष्ट हुए। अब जो कैशलेस पूरा सिस्टम लेके आ रहे हैं, कैशलेस में सारे छोटे कारोबार नष्ट होंगे, और अमीरों से गरीबों को सारा पैसा जा रहा है। और मानव इतिहास का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफ़र गरीबों से लूट के जो अमीरों को गया, वो हुआ 2020 में, केवल 1 साल में। सारी फंडिंग जो आई उसके बाद, जब इसमें लॉकडाउन लग गए, और ये जो जियो का प्लेटफॉर्म है मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठा है, जो षड्यंत्र में शामिल है, जिसने फ्रॉड किया, अडानी अंबानी जैसे लोगों ने ये फ्रॉड किया है, ये पूरा कोरोना फ्रॉड को। क्योंकि जो मुकेश अंबानी था ये PHFI के गवर्निंग बोर्ड में बैठा था। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया उन्होंने बनाई थी 2006 में, जिसमें बिल गेट्स मेन फंडर था, रॉकफेलर उसमें बैठा हुआ है, लिंकन चैन उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसके गवर्निंग बोर्ड में। सारे भारत के बड़े पूंजीपति, नारायण मूर्ति हो, नंदन नीलेकनी की वाइफ हो, टाटा हो, और आनंद महिंद्रा हो, सारे लोग, यशिव नादर हो HCL टेक्नोलॉजीज़ का, ये सारे उसके गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए थे। और पूरा इन्होंने कब्जा कराया पब्लिक हेल्थ पे, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो पूरे भारत के इसके सेंटर खोले गए, गुजरात में खोला गया, ये गांधीनगर में, उड़ीसा में खोला गया, भुवनेश्वर में PHFI का एक ब्रांच खोली गई, और हैदराबाद में खोली गई जो उस समय यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, और दिल्ली में खोली गई। शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया, और सभी पार्टियों ने मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, पूरी भारतीय गणतंत्र पे कब्जा कराने का काम किया। और पूरे भारतीय गणतंत्र पे कब्जा हुआ, केवल पब्लिक हेल्थ पे नहीं, साइंस पे कब्जा हुआ। CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी पूरे भारत सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी है। जैसे ICMR मेडिकल साइंस में रिसर्च करती है, उसके बहुत सारे संस्थान हैं, वैसे काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR। उसकी जितनी लैब्स हैं, 37 के करीब, 35-37 उसकी लैब चलती है पूरे भारत में, उस पर भी कब्जा हुआ। पूरा साइंस का एजेंडा बिल गेट्स आज बना रहा है। ICMR पे बिल गेट्स का कब्जा है, CSIR पे बिल गेट्स का कब्जा है, एपिडेमियोलॉजी पे बिल गेट्स का कब्जा है। एपिडेमियोलॉजी पे इन्होंने एग्रीमेंट किया 2015 में, ICMR का, PHFI का, और बिल गेट्स की एक संस्था है IHME, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, IHME, वाशिंगटन में, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की उसकी संस्था है बिल गेट्स की, IHME, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। इन तीनों का एक समझौता हुआ, जिनमें 3 पार्टियां थी समझौते में 2015 में। उस समय ICMR की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? सौम्या स्वामीनाथन, जो बाद में WHO को ज्वाइन करती है। यानी जब ये
और इन तीनों का समझौता हुआ। पूरे भारत में किसको क्या बीमारी हो रही है इसकी सारी फर्जी साइंस, एपिडेमियोलॉजी एक विज्ञान होता है जिसमें ये बताते हैं किस ज्योग्राफिकल एरिया में क्या क्या बीमारियां हो रही हैं और फैल रही हैं, उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं अंग्रेजी में। एपिडेमियोलॉजी रोग को फैलाने वाला, जो विज्ञान को स्टडी करने वाला। और सारी मैथमेटिकल प्रोजेक्शन होती है, कंप्यूटर पे बनाते हैं, सारी झूठी होती हैं। कोरोना पे जो इन्होंने मैथमेटिकल प्रोजेक्शन की सारी झूठी साबित हुई। इंपीरियल कॉलेज लंदन और IHME दोनों ने ये स्टडीज़ की और कहा कि दुनिया में करोड़ों लोग मर जाएंगे, कोई नहीं मरा। भारत में इन्होंने ये भविष्यवाणी की कि करोड़ों लोग मर जाएंगे, कोई नहीं। हार्डली इनका जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उसमें आया था, पूरी 2020 के जो थे सवा लाख थे इनके टोटल, 1.25 लाख लोग। तो 1.25 लाख लोगों के लिए वो भी कोई नहीं मरा उसमें कोरोना से, क्योंकि कोरोना का वायरस आज तक आइसोलेट नहीं हुआ, आज तक ये साबित नहीं हुआ कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ होती है। इसलिए हम एक भी डेथ को कोरोना से मरा हुआ नहीं मान सकते। पूरी दुनिया में कोई कोरोना से नहीं मरा, क्योंकि कोरोना का वायरस ही झूठा है। इसलिए हम एक बंदे को भी नहीं मान सकते कि वो कोरोना से मरा था। इसलिए जितने इन्होंने मैथमेटिकल प्रोजेक्शन की एपिडेमियोलॉजिकल, वो सारी झूठी साबित हुई। भारत में IHME काम कर रही है 2015 से लेकर आज तक। PHFI उसका के साथ समझौता है और ICMR के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत सरकार की संस्था है। ये मिल के सारी झूठी एपिडेमियोलॉजी फैलाने का काम कि ये बीमारी फैल रही है, वो बीमारी फैल रही है, बच्चों की बीमारी है, बड़ों की बीमारी है, उसके आधार पे ये टीके बताते हैं कि ये टीके लगाए जाएंगे और वो टीके लगाए जाएंगे, ये दवाइयाँ दी जाएंगी। NTAGI एक बना रखी है संस्था, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। इस पर बिल गेट्स का कब्जा है। NTAGI में जो लोग मिलेंगे वो सब बिल गेट्स के मिलेंगे, बिल गेट्स की फंडिंग लेते हैं। NK अरोड़ा नाम का एक चेयरमैन था, वो बिल गेट्स का आदमी था। VK पॉल नाम का एक आदमी था, डॉक्टर VK पॉल, जो नीति आयोग में भी है, वो बिल गेट्स का आदमी है, PHFI से भी जुड़ा हुआ है। सब बिल गेट्स के लोग मिलेंगे जो ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि भारत में ये बीमारियां फैल रही हैं और उन बीमारियों को ये इलाज है और ये वैक्सीनें हैं और ये दवाइयां हैं। वो सारी वैक्सीनें आपको डैमेज करेंगी। तो यानी भारत सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ दी, सब कुछ बिल गेट्स और अमेरिका की डीप स्टेट डिसाइड कर रही है कि भारत के लोगों को क्या बीमारी होगी और कौन से इंजेक्शन उनको ठोके जाएंगे। तो पूरा ऐसी नीति आयोग जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सचिवालय है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सेक्रेटेरिएट है, और उसका सारा जो प्रोग्राम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, उसके 3 भाग आपको बता दिए। हेल्थ का फ्रॉड, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का फ्रॉड और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पूरे एजेंडा को इंप्लीमेंट करने का काम नीति आयोग कर रहा है। और जो केंद्र सरकार के जितने भी महकमे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और जितनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स हैं और राज्य सरकारों की जितनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, सबकी अलाइनमेंट एजेंडा 2030, एजेंडा 21, एजेंडा 2030 के साथ हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भारत सरकार की जो केंद्र सरकार के और भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनकी कार्यक्रम की जो अलाइनमेंट है वो हो चुकी है, तो वो आप नीति आयोग की वेबसाइट पे देख सकते हैं। वो सारी अलाइनमेंट इन्होंने कर दी है और वो आप देख सकते हैं। इसी वजह से आप सरकार बदल लो, चुनाव करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सभी पार्टियां उसी एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा वो था। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। स्टैंडिंग ओवेशन, खड़ा होकर के तालियां बजाएंगे। फास्ट। अच्छा, हाँ चालू कर ले।